सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। राइट, कंडक्शन के ऊपर हम लोग समझे थे कि कंडक्शन कैसे होता है, लेटिस वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बेसिकली हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम के बेसिस पे जज करते हैं। राइट, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना मेरा हीट ट्रांसफर हुआ है कोई भी एक ऑब्जेक्ट से। जिसमें अगर कंडक्शन का बात करा जाए तो कंडक्शन में मेजर कौन प्ले रोल करता है हीट को ट्रांसफर करने का, थ्रू एनी बोर्ड, चाहे मेरा मेटालिक रहे या नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट रहे या मटेरियल रहे, तो या तो लेटिस वाइब्रेशन के थ्रू या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल टाइप्स, जैसा मटेरियल रहेगा उस बेसिस पर। राइट, अब यहाँ पे जो मेरा कंडक्शन जो होता है, यानी कि जिसके थ्रू से कंडक्शन के थ्रू जो चाहे वो लेटिस वाइब्रेशन रहे या फिर मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन रहे, जो मेरा हीट ट्रांसफर करता है, तो वो उसके लिए जो लॉ यूज करते हैं उस लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो कंडक्शन के लिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी लॉ का यूज करा जाता है। ये कोई बहुत ही भारी भरकम लॉ नहीं है, बहुत ही फंडामेंटल लॉ है जो बताता है कि कंडक्शन में कैसे मेरा हीट जो है वो ट्रांसफर होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, एक पहले तो वर्टिकल वॉल भी कहा जाता है इसको, या फिर वर्टिकल स्लैब भी कहा जाता है। जैसे कि इस एनिमेशन में देख सकते हो, यहाँ देखो कि कोई एक स्लैब है किसी तरह का, इस तरह का एक स्लैब है जो रेड कलर से एक है और एक आपका ब्लू कलर सा दिख रहा है, तो इट्स अ स्लैब। इस स्लैब से क्या कर रहे हैं कि एक तरह से मान लो इधर से हीट किया जा रहा है, इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और ये हीट को फिर क्या कर रहा है, उस साइड से ट्रांसफर कर रहा है, हीट को उस साइड से ट्रांसफर किया जा रहा है। तो हमको पता लगाना है कि भाई साहब हीट ट्रांसफर रेट हो रहा है, पहली बात तो कितना टाइम पे हो रहा है, और दूसरा चीज कि ये किस पे डिपेंड कर देगा। ऑब्वियसली बात, अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हीट ट्रांसफर रेट कितना टाइम पे हो रहा है, तो वो काफी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। सर एरिया कितना है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो कौन सा मटेरियल है, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा उसका, परफेक्ट है या अमorphous है, राइट, एरिया बड़ा है या छोटा है, लेंथ कितना है, तो इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। मटेरियल के बेसिस पर थर्मल कंडक्टिविटी आ जाता है, तब जाके आप निकाल सकते हो कि हाँ भाई इतना मेरा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रहा। तो उसी के बारे में जो यहां बताता है लॉ, वो मेरा है फूरियर लॉ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं वर्टिकल स्लैब या वर्टिकल वॉल। तो दिस इज माई एक वर्टिकल वॉल ले लेते हैं, दिस इज माई वर्टिकल वॉल। अब इसका कुछ ना कुछ लंबाई रहेगा, तो कुछ एक सपोज करो ये एल लेंथ का है, ये एल लेंथ का मैं आगे दिखाया नहीं हूं क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि हम लोग छोटा सा क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये मान लो कुछ ऐसा रहेगा और कुछ ऐसा रहेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका स्लैब, है ना। तो इस स्लैब जो कि वर्टिकल रखा गया, इसको एक एल लेंथ का स्लैब है, इसको ले लिया गया है। अब इसमें अगर बात करा जाए कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकता है जो मेरे लिए काम का जरूरत है, तो पहली बात हमको जानना यह पड़ेगा कि सर इसका एरिया ऑफ एक्सपोजर कितना है। एक्सपोजर मतलब जिस एरिया से हीट को हम लोग जाने दे रहे हैं, एक्सपोजर एरिया। राइट, जैसे देखो यहाँ पे इतना एरिया यहाँ पे नजर आ रहा है जिससे मेरा हीट क्या कर रहा है, पास हो रहा है। राइट, मान लो इससे इसके आगे वाले में हीट पास नहीं होने दे रहे, हो सकता है उसमें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिए, रबड़ या कोई चीज ऐसा चढ़ा दी है जहां उधर हीट ही नहीं जा रहा है, हीट को ट्रांसफर होने नहीं दे रहे हैं। राइट, या फिर हो सकता है उधर कुछ नॉन मेटालिक कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, वही हो गया, कुछ वुड लगा हुआ, प्लास्टिक लगा हुआ, कोई ऐसा चीज लगा हुआ जो हीट को ट्रांसफर नहीं करता है। तो आपको एरिया पता करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ एक्सपोजर क्या है। तो अगर ये पूरे स्लैब को हम लोग मान लेते हैं, इसे पूरा का पूरा से मेरा क्या हो रहा है, इस पूरे से इधर से हीट आ रहा है और इधर से मेरा हीट जा रहा है, तो इसको एरिया हम लोग मान लेते हैं कि सपोज करो इसका एरिया ऑफ एक्सपोजर क्या है, मेरा ए है, ये पता चल गया। ठीक है, फिर बात करेंगे टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ आपका हाइयर टेम्परेचर रहेगा, तो दिस इज योर T1 हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर इधर बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग स्लोप क्यों डाउन दिखाएं, डिक्रीजिंग स्लोप, क्योंकि ये लो टेम्परेचर में जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा नहीं तब तक तो मेरा हीट ट्रेवल करेगा नहीं, हीट मेरा फ्लो करेगा नहीं। तो एक हो गया हाई टेम्परेचर, ये लो में दिखाया गया, मतलब ये है लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को हम लोग T1 माने हैं, T2 को हम लोग लो टेम्परेचर मान के चले हैं। चलिए ये चीज हो गया। एंड इसके अलावा अगर बात करें जिसका विर्थ ले लिया गया, इसका विर्थ क्या है, मेरा बी है, विर्थ इसका चौड़ाई जो है इस स्लैब का बी हम लोग ले लिए, एल इसका लेंथ लिए। एल बेसिकली यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता है, बी का हम लोग बात करेंगे, विर्थ का जरूरत पड़ता है। और ये आपका क्यू है, दैट इज कॉल्ड योर हीट ट्रांसफर रेट, है ना, कितना मेरा हीट ट्रांसफर कर रहा पर यूनिट टाइम। राइट, समझ गए मेरी बात की नहीं। चलिए ये चीज हो गया। तो एंड ये जो दिखा रहा है वो नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्या कर रहा है कि नेगेटिव स्लोप ये दिखा रहा है कि देख सकते हो, मान लो ये अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो दिस इज योर dt अपॉन dx बता रहा है, dt अपॉन dx मतलब टाइम के साथ यहां दिखा रहा है कि भाई धीरे धीरे आपका टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे हम लोग विड्थ को बढ़ाते जा रहे वैसे रेट घटते हुए जा रहा है। क्लियर माय पॉइंट नॉट। जैसे यहाँ जितना हीट रहेगा, जितना ही दिया गया था, जैसे जैसे विड्थ जाएगा वैसे वैसे रेट जो है
रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dt बाई डी एक्स, ये घटते जाएगा। x मतलब बता रहा है ये जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे, x योर डिस्टेंस, x योर डिस्टेंस। अच्छा यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए जैसे 2 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल भी होता है और 1 डायमेंशनल भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे फूरियर लॉ को जो यूज किया जाता है वो 1 डायमेंशनल के लिए किया जाता है। मतलब केवल, अब मेरा बात समझना, अगर कोई मेरा इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रहे, ऐसा रहे, कोई ऐसा रहे, है ना, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, क्यूब टाइप का है, क्यूब, अब जो भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो जिसमें 3 डायमेंशनल आपको नजर आता है। एक इधर भी x जा रहा है, इधर भी आपका y जा रहा है ना, y ले लेते और इधर आपका z जा रहा है। तो x y z तीनों डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर करेगा, ठंडा करेगा। इधर भी कुछ मेरा हीट निकलेगा, इधर भी मेरा कुछ हीट निकलेगा, इधर भी कुछ मेरा हीट निकलेगा। लेकिन इन केस ऑफ फूरियर लॉ, इसमें हम लोग केवल एक ही डायरेक्शन अभी फिलहाल मान के चलते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि केवल आपका x डायरेक्शन में ही हीट मेरा निकल रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, बाकी डायरेक्शन में नहीं लेके चलते हैं। अज्यूम कर लेते हैं, जस्ट अज्यूम कर लेना, होता तो चारों डायरेक्शन से, लेकिन जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ केवल एक डायरेक्शन में लिया गया, इधर से जा रहा है, उधर से निकल रहा है, लेकिन इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, उधर से भी निकलेगा, इधर से, लेकिन उन सभी डायरेक्शन को यहाँ पे नेग्लेक्ट करके कहा गया, राइट। चलिए, तो ये चीज है। अच्छा, नेगेटिव स्लोप आपको समझ आ गया कि रेट आपका धीरे धीरे घटते जाएगा। ओके, इतना अगर समझ गए पूरी तरह से वॉल को, तो नाउ अब लगाते हैं कि सर आखिर ये है क्या फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, वो तो बताइए। बिल्कुल, अब उसी के बारे है। तो कहा जाता है कि दिस लॉ स्टेट्स, ये बताता है दैट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पे कितना जो मेरा हीट जाएगा अलोंग द गिवन डायरेक्शन, वही डायरेक्शन की x डायरेक्शन में, यानी 1 डायमेंशनल, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये शॉर्ट में लिख दिया हूं, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि यू नो दैट कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये तो आपको पहले से पता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी बढ़ेगा, मैं आपको पहले बता रखा हूं। तो ये चीज तो पक्का एक बोल सकते हैं कि मेरा जो Q है ना, Q डॉट है, ये Q डॉट जो है यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट का अलोंग दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, अलोंग दैट डायरेक्शन, है ना। अच्छा, पहला चीज तो मैं लिख सकता हूं क्या कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt अपॉन dx, dt अपॉन dx। ये ध्यान रखना, ऊपर में यहाँ पे मेरा टेम्परेचर है, ऊपर में टेम्परेचर है, टाइम मत ले लेना, क्योंकि ये आपका टाइम के साथ देख रहे हैं Q डॉट, ये आपका dt जो है दैट इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर डिफरेंस है, टाइम मत मान लेना कि सर हीट ट्रांसफर रेट तो हम लोग टाइम के साथ लेते हैं तो ऊपर में टाइम है, नो, दिस इज टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप करता है जरा विद दी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, राइट, विड्थ उसका जितना बढ़ेगा। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरा चीज ऑल्सो जो हीट ट्रांसफर रेट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द एक्सपोजर का, एरिया ऑफ एक्सपोजर, ये एरिया ऑफ एक्सपोजर अभी इतना बड़ा मैं लेके चला हूं स्लैब, है ना, अगर ये मेरा क्या करेगा, एरिया थोड़ा और बड़ा कर देंगे, ऐसे इतना बड़ा हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर रेट और ज्यादा, जितना ज्यादा एरिया मिलेगा जल्दी ठंडा होगा। भाई साहब, जितना बड़ा, मान लो आप बोलोगे कि मेरे पास क्या, आप कभी खाना खाते हो, आप खाना अगर चावल खाते हो तो मम्मी अगर चावल देती है प्लेट में तो क्या करती है मम्मी, ध्यान दो, जैसे अगर मान लो चावल यहाँ पे आपको कोई ऐसे रख दिया, ऐसे करके ऐसे ऐसे लड्डू जैसा ऊपर जैसा एकदम पर्वत बना देगा, हिमालय पर्वत जैसा बना देगा, तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो बेसिकली एरिया कम है, तो आप क्या करते हो, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर मान लो जल्दी मुझे जाना है, निकलना है कहीं काम के लिए, कुछ भी के लिए, और मुझे जल्दी खाना खाना है, गर्मा गर्म खाना, तो क्या इसको फैला देते हैं, चावल को क्या करते हैं, फैला देते हैं। चावल जब फैल जाता है ना तो जल्दी वो हीट ट्रांसफर करता है और ठंडा हो जाता है। तो आपने क्या करा, एरिया तो बढ़ाया, तो एरिया जब आपका बढ़ा तो हीट ट्रांसफर रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि Q रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt अपॉन dx। अब जब ये चीज मुझे पता चल गया, यही मेरा बताता है अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो हीट कंडक्शन कुछ भी नहीं, बस बता रहा है कि हीट ट्रांसफर रेट dt अपॉन dx यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ और एरिया के साथ किस तरह का रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। तो जब ये चीज मुझे पता चल गया तो दोनों को मिक्स कर दो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt अपॉन dx एंड एरिया A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। लेकिन यहां पे एक चीज को नेगेटिव लिया गया, देखो ध्यान से, यहां बीच में हम लोग नेगेटिव लिए। ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव ये मेरा बताता है कि मेरा हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर हो रहा है। क्या करता है ये, दिस इज माई हाई एनर्जी, यानी हाई टेम्परेचर है, और यहाँ पे मेरा लो टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच में हो रहा है। तो नेगेटिव क्यों लिए सर, ये मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि बाय डियर स्टूडेंट हम लोग को पता क्या लेके चलते हैं सर, हम लोग लेके चलते हैं T2 माइनस T1, हाइयर माइनस इनर, क्योंकि ये मेरा हाई लेके चलते हैं। देखना, समझो मेरी बात, हम लोग जब भी लिखते हैं, हम लोग थर्मोडायनामिक्स अगर आप पढ़े हो और आप नहीं भी पढ़े तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब डिफरेंस लिखते हैं ना तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। फाइनल क्या है यहाँ पे,
तो चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू लिखेंगे फाइनल, यानी कि T2 फाइनल है माइनस इनिशियल कर देंगे। तो फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे मैंने फाइनल कर दिया और फाइनल तो मेरा छोटा है, समझ रहे मेरी बात, फाइनल छोटा है क्योंकि ये लो टेम्परेचर है। तो अगर मान लो T1 टेम्परेचर कुछ मेरा 10 है, मान लो टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस ले लो, लेकिन ये छोटा वाला कितना होगा तब उससे कम, मान लो 5। अब ये 5 पहले लिखेंगे, -10 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा, -5 आया ना, तो माइनस आया ना वैल्यू, इसीलिए माइनस लेके यहाँ पे चलते हैं। क्योंकि अगर माइनस नहीं लेंगे तो फिर से ये क्या करेगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्लोजियस्ट स्टेटमेंट जो उसको वोलेट कर देगा, क्योंकि वहां पे हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेटर माइनस लेसर लेते हैं, बड़ा टेम्परेचर को छोटा टेम्परेचर से घटाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव आप नहीं लिखोगे तो अगर मैं बोलूंगा 10 है 5 है तो आप बोलेंगे सर 5 - 10 करेंगे और पॉजिटिव कैसे हो गया, तो ये चीज पहले शो कर रहे हैं कि नेगेटिव है, बस यही बता रहा है। तो सेम चीज को आपके रिवीजन के लिए, आपके इजी के लिए यहाँ पे लिख दिया गया पूरी तरह से, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, ताकि आगे चलकर कंफ्यूजन ना हो कि ये कहां से आया। इसलिए लिख दिया गया कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट हीट इज फ्लो फ्रॉम द हायर टू द लोअर टेम्परेचर टू सेटिस्फाई द क्लोजेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों, क्योंकि मैं जब आपका हीट ट्रांसफर को स्टार्ट करा था तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग इसमें कई सारा ऐसे लॉ का यूज करेंगे जो यूनिवर्सल लॉ होने रहने वाला है, जो फंडामेंटल लॉ है, जो एनी हा वो तो मेरा लगेगा ही लगेगा। तो देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने कहा था, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो मेरा फंडामेंटल लॉ है, समझ गए, ठीक है। नहीं, स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप है डियर, इसलिए देखो यहां पे लिख दिया गया नेगेटिव स्लोप, क्योंकि ये घट रहा है। तो dt/dx जो है ना, dt/dx जो है ये डिक्रीजिंग रेट में है, रेट जो है ना इसका घट रहा है, हीट ट्रांसफर रेट धीरे धीरे कम होगा। तो हीट ट्रांसफर रेट यहाँ पे जितना आप अमाउंट अगर दिए हो, मान लो आप इतना हीट देके छोड़ दिए, तो क्या लग रहा कि यहाँ पे मान लेते हैं समथिंग मेरा क्यू कुछ भी दिया गया है ना, क्यू को किस में लेते हैं, अगर क्यू रेट का बात करा जाए तो वाट पर मीटर, एक सेकंड वाट में लेते हैं, वाट में लेते हैं। तो सपोज करो हम लोग क्यू समथिंग मान लो 100 लेके चले, मेरा बात समझना, 100 वाट का हम लोग हीट यहाँ पे दिए, इस साइड में इस वॉल में दिए, T1 में दिए, तो क्या ये 100 यहां तक पहुंचेगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वजह से अंदर भी तो फंसेगा, तो ये कम ही आएगा ना, तो घटा ना उससे। हाँ, अगर बोलो कंटिन्यूअस देते जा रहे हैं हीट, इधर से कंटिन्यूअस देते जा रहे हैं, हाँ तब हो सकता है कि ये आपका आते जाएगा, फिर ये मैच कर सकता है, क्योंकि वो आते जा रहा है ना, वो घट तो नहीं रहा, राइट। तो ये कहानी तो डिक्रीजिंग स्लोप में होता है, डिक्रीजिंग स्लोप, इसीलिए डिक्रीजिंग स्लोप है dt/dx, क्लियर। एक्स विड्थ क्या है, एक्स बेसिकली डायरेक्शन है, एक्स इज द डायरेक्शन, मैं आपको समझाया डियर, एक्स मेरा एक डायरेक्शन, हम लोग इसमें लेके चलते हैं केवल आपका यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, वन डायमेंशनल ये होता है। ये जो कोई बोल देगा, अगर आपको बोलेगा कि बताइए फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन मेरा वन डायमेंशनल के लिए यूज करते हैं, टू डायमेंशनल के लिए या थ्री डायमेंशनल के लिए, तो आपको बोलना एक ही डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन बता रहा है केवल एक डायरेक्शन में, क्योंकि आपका एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, क्योंकि अगर कोई चीज गर्म हो रहा है तो चारों तरफ से ठंडा होगा, जिधर से टाइम मिलेगा उधर से आपका हीट बाहर होगा, क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक ही डायरेक्शन, देखो ना यहाँ फ्लो दिखाया जा रहा है ना, ये ध्यान दोगे तो ऊपर की ओर केवल जा रहा है, या फिर ऊपर या नीचे, घुमा फिरा के एक ही डायरेक्शन हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इधर या इधर जा रहा है, इधर या इधर जा रहा है, जैसे यहाँ ऊपर या नीचे जा रहा है, बस दो ही डायरेक्शन है, मतलब एक ही हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर गए या नीचे गए तो हुआ एक, या इधर गए लेफ्ट राइट तो दो, और आपके तरफ मेरे तरफ आए तो तीन, तो तीन ही डायरेक्शन लेके चलते हैं हम लोग, राइट। तो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, इसका कहानी ये है कि एक्स मेरा डायरेक्शन है, समझ गए डियर, ठीक है। ये चीज आपका हो गया, नहीं अभी चेंज इन विड्थ अभी नहीं लिया, अभी आगे चलकर डिस्कस करेंगे, आगे चलकर डिस्कस करेंगे। और ये आपका एक्स हो गया, हाँ ये जो dx है व्हाट इज दिस इज जो चेंज इन डायरेक्शन, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये चीज पूछ रहे हो कि dx यहाँ पे क्या है, तो दिस इज चेंज इन डिस्टेंस या डायरेक्शन, जैसे 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 x दिखाया जाता है, मान लो हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये भी x ले लिया गया है, इसको हम लोग कुछ और लेके चलते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं क्या किया हूँ, हम लोग x y z ही लेके चलते हैं, डायरेक्शन को दिखाते हैं, इसलिए मैं यहाँ भी x लेके चला हूँ, तो ये x को कुछ ऐसा x लिए हैं, और ये जो x है ये बेसिकली मेरा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा, तो यहाँ पे मैं दिखाया हूँ कि dt टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है हीट ट्रांसफर रेट घटते जा रहा है, नेगेटिव स्लोप, क्लियर, इसलिए नेगेटिव यहाँ आया। चलिए यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब बढ़ते हैं आगे। नाउ इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो मैं आपको कई बार समझाया हूं और फिर से समझाता हूं, दुनिया में कभी भी अगर कोई बोला जाए कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और जब भी प्रोपोर्शनल को हटाता है कांस्टेंट आके जुड़ेगा, एक कांस्टेंट आ ही जाता है, अब उस जगह पे कुछ भी उस कांस्टेंट का नाम रख दिया जाता है अलग अलग डेरिवेशन में, तो यहाँ भी वही करेंगे, इज इक्वल टू, जैसे यहाँ कर एक सेकंड, यहाँ पे पहली बात तो इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे मैं डायरेक्शन लिया, इसको हटा देना प्लीज, हाँ इसको मैं बाद में नोट्स में हटा दूंगा, यहाँ पे केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज इक्वल टू नहीं होगा।
जब ये आपका हटेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब इज इक्वल टू लगेगा, तब यहाँ पे आके जुड़ जाएगा के, और यही के कहलाता क्या है मेरा थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि मटेरियल का प्रॉपर्टी है। हाँ, आपका ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि सर यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी के क्यों आया। इसलिए आया डियर कि देखो यहाँ पे मान लेते एरिया मेरा है, ये मेरा समथिंग मेरा कुछ एरिया है ना, कुछ इतना इस तरह से कुछ ऐसा मेरा एरिया हो गया है ना, कुछ ऐसा मेरा क्या हो गया एरिया आपका हो गया। चलो मान लेते हैं इतना एरिया। अगर मैं एरिया को बड़ा कर दिया, मेरा बात समझना, या फिर ये भी समझ लो कि ये भी देखो यहाँ पे समझा दिया गया, एक सेकंड मैं क्यों यहाँ यूज कर रहा हूँ। सपोज करो इसका एरिया ए है, जो भी एक कोई ब्रिक है, मैंने एक लिया है ईंट लिया है, जैसे ब्रिक को रेड कलर का होता है ना, तो समझ लो ये जो एनिमेशन दिख रहा है एक मेरा ब्रिक है, ठीक है। और दूसरा जो ए लिया गया है उसको मैं लिया हूँ मेटल, और इस मेटल को मैं दिखा रहा हूँ ब्लू कलर से। किससे दिखा रहा हूँ मैं, इसको दिखा रहा हूँ ब्लू कलर से। ये इसका भी एरिया ए ही है, सपोज करो ये भी एरिया क्या ए ही है। दोनों का अगर मैं ले लिया, अब एक मेरा मेटल है और एक मेरा ब्रिक है, तो खुद बोलो कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर कौन ज्यादा करेगा। तो आप बोलेंगे सर मेटल मेरा ज्यादा करेगा, मेटल ज्यादा करेगा क्योंकि मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है देन द ब्रिक, तो मेटल मेरा ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा। इवन तक कि इसका एरिया अगर कम भी लेके चलेंगे ना, जैसे देखो ना यहाँ पे जो ब्लू कलर का दिखाया गया, सपोज करो ये मेटल है और ये जो रेड कलर का है ये मेरा ब्रिक है, तो अगर ये मेरा ब्रिक रहा और ये मेरा धातु रहा मेटल रहा, तो ऑब्वियसली बात है इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो हीट ट्रांसफर ज्यादा करेगा। यानी कि केवल यहाँ पे एरिया से और आपका dt अपन dx टेम्परेचर ग्रेडियंट पे ही नहीं, ये मेरा डिपेंड करता कि मटेरियल क्या क्या है, यानी मटेरियल का प्रॉपर्टी एक लेके चलना पड़ेगा। इसलिए के को लिया, अगर के जो कांस्टेंट है ना उसका नाम रख दिया थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि मटेरियल भी तो चेंज कर सकते हो, तो इसीलिए सो रिक्वायरमेंट मटेरियल प्रॉपर्टी ऑल्सो, इसलिए मटेरियल प्रॉपर्टी का भी जरूरत था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग के को लिए। इसे लिख दिया गया सेम एरिया एंड सेम टेम्परेचर बट मटेरियल कैन बी डिफरेंट, मटेरियल तो अलग अलग हो सकता है ना, सेम चौड़ाई का, सेम लंबाई का, सेम विड्थ का, सेम थिकनेस का, सेम लेंथ का। अगर आपने दो चीज लिया, लेकिन एक ईंट लिया एक मेटल लिया तो ज्यादा, इसके वजह से यहाँ पे के को लिया गया है। तो यहां से ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गया कि क्या हो जाता है फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी। हाँ, यूनिडायरेक्शन यहाँ इसमें लिया गया यूनिडायरेक्शन, दिस फूरियर लॉ हम लोग जो अभी देख रहे हैं है ना, ये यूनिडायरेक्शन के लिए, इसीलिए तो मैं बोला हूं यहाँ पे ना कि एक ही डायरेक्शन लेके चले, एक्स ना वाई में देख रहे हैं, उधर भी हम लोग हीट नहीं जा रहा। मान ले देखो इधर से भी तो कुछ ना कुछ हीट मेरा बाहर जाएगा, जाएगा कि नहीं, मानते हो कि नहीं, इधर से भी कुछ मेरा हीट जाएगा कि नहीं, जाएगा, मानते हो कि नहीं। अच्छा जेड डायरेक्शन, कुछ मेरा इधर से भी तो हीट जाएगा, कुछ ऐसे भी तो हीट जाएगा, और फिर इधर इधर भी जाएगा, लेकिन केवल एक डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए मान लो ना बाबा, क्या दिक्कत है, मैं लेट करने बोल रहा हूँ ना, मैं ये तो नहीं बोल रहा ऐसा ही होता है, मैंने आपको जस्ट कहा कि फिलहाल के हम लोग ये मान के चलते हैं कि यूनिट डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं, एक डायमेंशन के लिए ओनली एक ही डायरेक्शन है ना, वन डायमेंशन लेके चला गया। चलिए अगर यहां तक आपका क्लियर हो गया सारी चीजें, तो आप मूव करते हैं आगे। क्या क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए, ताकि आप लोग का जो भी डाउट बन रहा है वो चीज में एक बार समझ जाऊं कि आप लोगों का क्लियर हो चुका है। फूरियर लॉ यूनिट डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है, एक डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक। चलिए क्लियर, यस और नो, चलिए जल्दी से रिप्लाई करिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके क्लियर क्लियर क्लियर, ओके चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ बेसिक बेसिक चीजें जान लो, जो कि है बच्चा वाला चीजें, लेकिन यू शुड हैव टू नो दिस ऑल्सो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे वही वाला लिख दिया गया, इसी चीज को लिखा गया है ना, क्यू को लिखा गया है, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाता, क्यू इक्वल टू के ए, देखो यहाँ पे है के ए डी टी अपन डी एक्स, के है डी टी अपन डी एक्स। अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूंगा, और ये क्या है क्यू, क्यू क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट। क्यू बोले बेसिकली क्या है, क्यू अपॉन टाइम के बात करा गया। अच्छा ठीक है, तो सर अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ये जो टाइम आ जाएगा यूनिट, पहली बात देखो यहाँ पे एक आ गया आपका क्या के थर्मल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी का पहले मैं यूनिट आपको बता दिया हूँ, वाट पर मीटर केल्विन होता है, बिल्कुल सर होता है। एरिया, एरिया का क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। dt टेम्परेचर का क्या लेके चलते हैं केल्विन, क्योंकि हम लोग हमेशा टेम्परेचर को केल्विन लेके चलेंगे, डिग्री सेल्सियस नहीं लेंगे इन दी कैलकुलेशन। वाई, बिकॉज ये मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि फिर से अगर नेगेटिव हुआ तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वोलेट कर देता है। देखो जब भी मैं सेकंड लॉ बोलूंगा ना, इसका मतलब समझ जाना ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है कि उसी सेकंड लॉ से इंजन दुनिया का सारा बना है।
तो अगर वो मैं सेकंड लॉ को मानूंगा नहीं तो इंजन सब फेल, और इंजन सब फेल तो काम ही करेगा कैसे। चाहे वो बाइक का देख लो, ऑटोमाइज सेक्टर पूरा बर्बाद हो गया, सारा छोटा छोटा से बड़ा से बड़ा इंजन, चाहे घर का आपका एक स्कूटर हो गया, या फैन हो गया, या मोबाइल फोन हो गया, या घड़ी हो गया, या गीजर हो गया, एसी हो गया, कोई भी चीज़ है, टीवी भी, हर चीज़ सब मशीन है। इसीलिए हम लोग को सेकंड लॉ को वोलेट नहीं करना है, तो के को हम लोग मतलब टेम्परेचर को केल्विन में लेके चलेंगे, तो केल्विन लेके चलें। और नीचे आता है डीएक्स, ये क्या डिस्टेंस है यानी मीटर में ले लिए। तो कुल मिला के यहाँ कर आप देखोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, देख लेते हैं एक सेकंड। यहाँ पे कटिंग अगर करता हूँ मैं, तो एक तो मीटर यहाँ से कटेगा, ये मीटर गया, और ये केल्विन यहाँ पे था, ठीक है, तो केल्विन से केल्विन खत्म। तो एक तो वाट बचा यहाँ पे, है ना, एक क्या बचा, वाट बचा यहाँ पे, और दूसरा क्या बचा, यहाँ पे एक मीटर बचा, है ना। एक सेकंड, ये मीटर स्क्वायर जो है, एक मीटर यहाँ कटा, एक मीटर यहाँ कटा, तो ये तो पूरा का पूरा मीटर खत्म हो गया, तो बचा ओनली तो वाट ही, बचा ओनली वाट ही। समझ गए मेरी बात की नहीं, तो बचा ओनली वाट ही। देखो ना, ये मीटर स्क्वायर दो था ना, यहाँ भी एक मीटर, यहाँ भी एक मीटर, मीटर मीटर खत्म, ये केल्विन से केल्विन खत्म, ओनली वाट। तो यानी कि जो कि हम लोग पहले से ही पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन बता दिया गया कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का यूनिट क्या हो जाता है, वाट होता है, जो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं स्टार्टिंग में ही, राइट। तो ये हो गया। अच्छा, एक्स बेसिकली क्या बोला गया है, एक्स कहा गया कि अभी हम लोग यूनिट डायरेक्शन के लिए लिए है ना, इसीलिए कहा गया, ठीक है। और एक बार जब हम लोग देखेंगे कि ये कभी कभी हम लोग क्यू एक्स जब लिखते हैं, तो हम लोग ये भी देख ले, शॉर्ट एक छोटा पार्ट के लिए लेके चला जाता, तब भी लिया जाता। खैर फिलहाल के ये हम लोग अभी समझो कि एक डायरेक्शन का बात करा गया। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि हीट फ्लक्स को निकालने बोलेगा तो हीट फ्लक्स क्या आ जाता, वही क्या, जो भी आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, वो अगर हम लोग पर एरिया में डिवाइड कर देते हैं, तो पर एरिया अगर डिवाइड कर दिया जाए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डिवाइड बाय एरिया, तो बन जाता है हीट फ्लक्स। तो अगर इसका यूनिट कहा जाए, तो कुछ नहीं, जो आपका था उसमें एरिया कर दो। देखो ये पूरा का पूरा में अगर एरिया डिवाइड कर देंगे, तो एरिया से एरिया कट जाएगा, तो बचेगा क्या, के इंटू डी टी अपन डी एक्स। तो वाट था, नीचे में मीटर स्क्वायर आ गया, तो वाट पर मीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कहानी, क्योंकि देखो जो भी वाट था ना, उसके नीचे में आप एरिया का स्क्वायर कर दो, मीटर का स्क्वायर कर दो, तो वाट पर मीटर स्क्वायर यूनिट ऑफ द हीट फ्लक्स। क्लियर। अच्छा, ये चीज हो गया। एंड लास्ट अगर मैं बात करता हूँ किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का, तो देख लेते हैं, यही तो क्या आया, इसी के बारे में हम लोग यूनिट बार बार बोल रहे थे, वाट पर मीटर केल्विन। तो चलो समझते हैं कि आखिर कैसे वाट पर मीटर केल्विन जो है यूनिट हो जाता है ना। तो देखो जैसे हम लोग बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ से मुझे यह आया था। अभी फिलहाल नेगेटिव को हटा दिया गया, क्योंकि यूनिट के लिए नेगेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हो, लेकिन यूनिट से क्या मतलब है। तो मान लो के डी टी अपन डी एक्स है ना, मुझे निकालना के को, तो के को निकालना तो एरिया को उधर ले जाएंगे, तो एरिया डिवाइड आ जाएगा इसके नीचे, तो देखो नीचे में एरिया आ गया, है ना। और क्या आ जाएगा, डी ए, यहाँ पे ए तो नीचे आएगा, डी टी भी नीचे आ जाएगा, तो डी टी भी नीचे, और डी एक्स इंटू हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में इंटू आ जाएगा, तो डी एक्स ऊपर चल जाएगा। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, क्यू इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ए इंटू डी टी। अब यूनिट निकालो, आपको पता कि हीट ट्रांसफर रेट का तो वाट हो जाता है, ये एक्स है, इसका मीटर ले लेंगे डिस्टेंस का, है ना, और एरिया का मीटर स्क्वायर ले लेंगे, और dt का केल्विन ले लेंगे। बस अब देख लो क्या क्या कट रहा है, तो सिंपल सा बात है सर, मीटर से मीटर खत्म हो गया, बस खत्म। तो वाट का ऊपर में वाट रह गया, और नीचे में मीटर और केल्विन, तो इसीलिए वाट पर मीटर केल्विन इज दी यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ds इज दी थिकनेस। हाँ डियर, मैं तो बोल ही रहा हूं ना कि पूरा का पूरा लेके चलोगे तो थिकनेस हो ही जाएगा ना। ये x अलग अलग के लिए हो सकता है, इतना छोटा स्लैब के लिए हो तो ये थिकनेस आप इतना ले लोगे, अगर इतना बड़ा लोगे तो इसको आप x मान लोगे, और इतना बड़ा लोगे तो ये तो थिकनेस ही हो गया ना। तो बेसिकली डायरेक्शन बढ़ा तब तो थिकनेस बढ़ रहा है, समझने वाली बात है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा थिकनेस जितना भी दिया, विड्थ दिया है ना, ये इतना है, तो थिकनेस जैसे जैसे मैं बढ़ते जाऊंगा बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे उसका थिकनेस भी, आपका मोटाई भी बढ़ते हुए जाएगा। क्लियर। चलो अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे डीएक्स के बारे में, टेंशन ना लो, अभी कहानी अभी स्टार्ट हुआ है। ग्राफ बेसिकली ये दिखा रहा है कि कैसे कैसे आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, रेट बेसिकली घटते जाता है ना, उसका बात करा गया है ना, रेट आपका घटता जाता है। ये जो मैंने कहा था ना कि नेगेटिव स्लोप में होता है, डिक्रीजिंग स्लोप में होता है, उस चीज को बेसिकली यहाँ दिखा रहा है कि दिस इज योर हायर टेम्परेचर, दिस इज योर लोअर टेम्परेचर, है ना। तो देखो धीरे धीरे जैसे आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि जब जैसे आप गर्म करते हो, मेरा बात समझना, ये एक स्लैब माना, देखना जीरो से स्टार्ट कर, रुको, है ना, ये रहा। तो जैसा आपने हीट दिया तो स्टार्टिंग में बहुत गर्म हो जाता है स्टार्टिंग पार्ट, फिर धीरे धीरे अपने रेट को धीरे धीरे ट्रांसफर करते जाता। मान लो ये वाला आपका यहाँ पे कुछ लगा दियो, हीट आपका एनर्जी दे रहे हो, गर्म कर रहे हो, है ना, आग के पास, चूल्हा के पास रखे हो, इस साइड में आपका जाए, धीरे धीरे स्टार्टिंग पूरा गर्म होगा, फिर धीरे धीरे फैलते जाएगा इधर आपका जाते जाएगा, राइट। इस तरह से वो ग्राफ को यहाँ पे शो कर रहा है, तो एनिमेशन इस चीज को शो कर रहा है। क्लियर हो गया ये भी चीज। कंटिन्यू ऑल क्लासेस इन यूट्यूब, दिस इज नॉट पॉसिबल डियर, यू हैव टू ज्वाइन दी क्लास ऑल्सो, है ना। चलिए समझ गए डियर। शुभेंद्र आप ग्राफ के बारे में पूछ रहे थे, इज इट क्लियर और नॉट। चलिए तो बेसिकली दिखाया गया है
कि मान लो यहाँ पे हम लोग जितना दे रहे हैं और देखो टेम्परेचर धीरे धीरे डिग्री सेल्सियस में इसको मान सकते हो गर्म होते जा रहा है, ठीक है। चलो, और ये आपका क्वांटिटी में कितना आप दिए हो हीट। ओके, इतना आप समझ गए। डायमेंशन के बारे में भी थोड़ा बात कर लेता हूं मैं। डायमेंशन जब इतना जान गए तो डायमेंशन जान लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला तो किसका, के का थर्मल कंडक्टिविटी का। तो अभी हम लोग बात किए थे क्या भाई, है ना, तो जूल पर सेकंड मीटर केल्विन। देखो ना भाई, अगर मैं बोलूंगा कि ये आपका जूल पर सेकंड आ जाएगा, वाट है ना यहाँ पे, वाट को किससे जानते हैं, तो मुझे पता है सर वाट बेसिकली। आप देखो अपना फंडामेंटल यूज कर लेना सर, वाट पावर के लिए लेते हैं तो वर्क डन अपॉन टाइम, उसी से तो वर्क डन सर वाट। और वाट बेसिकली क्या आता है, वाट अगर बोलेंगे तो एनर्जी होता है, वर्क एनर्जी भी, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर सेकंड, तो न्यूटन मीटर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, वाट बोला जाता है, और न्यूटन मीटर को जूल कहता है, जो जूल पर सेकंड, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम बेसिक से जा सकते हो। तो जूल पर सेकंड तो वाट को लिखा जाता है, तो ये वाला देखो वाट का हो गया कहानी। अब मीटर, तो मीटर अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जूल पर सेकंड आ गया, एक सेकंड वाट आ गया, अच्छा हाँ ये रहा, यहाँ पे यूनिट आ गया तो कट गया। मीटर नीचे में मीटर है तो मीटर रख दिया, केल्विन का केल्विन रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा गया, अब सिंपल यहाँ पे क्या करा गया, जूल है, तो जूल को अभी जस्ट मैंने कहा ना कि भाई वर्क डन न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते हैं। न्यूटन मीटर वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स इज द न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, तो इसी को तो जूल बोलते हैं, वर्क का यूनिट जूल, तो इसको मैं न्यूटन मीटर भी लिख सकता हूँ, जूल को लिख दिया। नीचे में सेकंड था, सेकंड और मीटर केल्विन लिख दिया, जैसा का तैसा रख दिया। अब देखो क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ नहीं, यहाँ पे करना क्या, मीटर मीटर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर में न्यूटन, नीचे में सेकंड और केल्विन। अब इसका डायमेंशन देख लो, जैसे कि एज यू नो दैट न्यूटन जो होता है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स जो होता है फोर्स दैट इज कॉल्ड योर मास इनटू एक्सेलरेशन। और बताने का जरूरत नहीं है किसी को भी कि फोर्स का यूनिट होता है हम लोग MLT-2 बोलते हैं, ये तो सबको रटा पड़ा होगा। मास इनटू एक्सेलरेशन का, मास का हो जाता है केजी, एंड एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, चेंज इन आपका दैट इज कॉल्ड योर सॉरी आपका हाँ वेलोसिटी अपॉन टाइम, सही लिखे है ना, तो इनटू आ जाएगा ना, केजी इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल आप कर सकते हो कि सर एक तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम इसको कर देंगे, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चेंज इन डिस्टेंस, और एक्सेलरेशन हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से आएगा केजी को लिखते हैं m, है ना, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस, यानी कुल मिला के अगर मैं पूरा ऐसे लिख दूँ कि केजी डिस्टेंस अपॉन टी का स्क्वायर आ जाएगा, तो केजी का आ गया मेरा मास, है ना, ऊपर में मेरा क्या था ds यानी लेंथ का आ गया l, और t ऊपर चल जाएगा तो LT आ गया। तो ये सबको पता है, बस मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आपने वो चीज छोड़ दिया। ये बहुत ही 8, 10, 9 का है कहानी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया कि केजी जो है, क्योंकि हम लोग बेसिक फंडामेंटल, देखो 7 फंडामेंटल यूनिट आपको सबको पता है, 7 फंडामेंटल, लेकिन 7 फंडामेंटल से भी पहले, सबसे पहले अगर जब रिसर्च हो रहा था ना डायमेंशन को, जैसे सबसे पहले बनाया गया था ना SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, शायद 2006 में बनाया गया था इसको, जब ये पूरा दुनिया बोला था कि भाई देखो तुम कोई फुट मान रहा, कोई पाउंड मान रहा, कोई कुछ मान रहा है, पूरा दुनिया मिलके चलो एक ही मेजर करते हैं, मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं डिवाइस। जैसे लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मीटर ही लेके चलेंगे, केजी को मेजर करने के लिए, मतलब अगर मुझे वजन को मेजर करना, वेट को, तो हम लोग केजी ही लेके चलेंगे, अगर टाइम को मेजरमेंट करना है तो सेकंड ही लेके चलेंगे, बाकी आप कुछ भी ले लो, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग देखोगे। ऐसा यूनिट के साथ साथ एक इंपेरियल भी होता है जो कि अभी भी यूज किया जाता है, जैसे फुट हो गया, है ना, फुट हो गया, पाउंड हो गया, गिलन हो गया। इंपेरियल मतलब होगा शाही यूनिट। अब ये कौन यूज होता था, ब्रिटेन वाला, यूके वाला। आज के टाइम भी इसका इन्फ्लुएंस है, आप देख लो, स्केल उठा के देख लो, स्केल में एक तरफ रहेगा इंपेरियल लिखा रहेगा, एक तरफ लिखा रहेगा मेट्रिक यूनिट। मेट्रिक यूनिट में आपका mm में रहेगा या सेंटीमीटर में रहेगा, और ऊपर में आपका फुट या पाउंड, फुट में रहेगा बेसिकली। तो फुट बेसिकली क्या है, यूके वाला जो शाही खानदानी लोग यूज करता था। क्यों, क्योंकि यू नो दैट कि लगभग पूरी दुनिया में यूके वाला राज किया था, यूनाइटेड किंगडम राज किया था, सबको गुलाम, चाहे अमेरिका रहे, इंडिया रहे, या अधिकतर पूरा आधा से भी ज्यादा बोलोगे 80-90% जो है कम से कम वो देश में राज किया था। कहीं 10 साल, 20 साल, 100 साल, हम लोग के यहाँ तो 200 साल राज किया था। तो इसी के लिए बनाया गया था, है ना। तो हम लोग को जो वो 7 फंडामेंटल यूनिट था उसमें सबसे पहले 3 के बारे में पता चला था, इसीलिए हम लोग डायमेंशन में अभी भी M और L और T के बारे में ही डिस्कस करते हैं मेनली। बाद में देखो थीटा उटा को ऐड करा गया, इसलिए डायमेंशन में अधिकतर MLT सबसे पहले पता चला था। एक आ गया किसके लिए, केजी के लिए, वेट के लिए, एक आया था लंबाई के लिए, और एक आया था टाइम के लिए। ये 3 के लिए आपका डायमेंशन बनाया गया था, जो कि मोस्ट ऑफ द केस आप यही 3 देखते हो, लेकिन आज के टाइम में और ब्रॉड हो गया स्टार्टिंग में। तो केजी जो है यानी वजन को मेजर करने के लिए मास, लंबाई के लिए L, और टाइम के लिए T, राइट। तो यही देख लो यहाँ पे, बस उसी चीज को कर दिया गया है कि एक सेकंड कहाँ चल गया मैं, ओहो हो, हाँ।
तो ये आपका न्यूटन के लिए आ गया mL/t-2, जैसे मैंने अभी पूरा समझा दिया। सेकंड के लिए, टाइम के लिए आ गया टी, और ये केल्विन जो होता है उसके लिए थीटा लेके चलते हैं, है ना, टेम्परेचर के लिए थीटा लेके चलते हैं डायमेंशन। तो बस यहाँ पे अगर आप देखोगे टी जो है ना, टी जब ऊपर चल जाएगा तो ये -2 था ना, ये -2 था, ये ऊपर चल जाएगा तो और -1 आ जाएगा, तो -3 बन गया, तो -3, और थीटा चल जाएगा तो -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। ये के नहीं, क्यू नहीं है डियर, दिस इज योर थीटा, है ना, ये थीटा 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 एंगल वाला थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट, अच्छा यहाँ पे क्यू हो गया ना, और सॉरी ये क्यू नहीं है, दिस इज योर थीटा। ये आप लिखते टाइम, नोट्स लिखते टाइम, क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ ना, तो ये दिस इज योर थीटा, दिस इज नॉट क्यू डियर चंदू, दिस इज नॉट क्यू, दिस इज योर थीटा। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, समझ गए? तो दिस इज योर थीटा। तो थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन हो गया, दिस इज द डायमेंशन, एंड दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट। ये मेरा हीट फ्लक्स का हो गया यूनिट, और मेरा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का हो गया यूनिट। क्लियर एवरीथिंग? बहुत सारे चीज के लिए जाता है, लेकिन हम लोग इसके लिए भी थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, सो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड चलते हैं नाउ। अब देखो यहाँ पे कहानी, अब फूरियर लॉ जो हम लोग लिए हैं, अब हम लोग अलग अलग केस लेके चलेंगे। अब अलग अलग केस बोले तो सर आपने तो बोल दिया कि फूरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, है ना, हीट ट्रांसफर बोल लो, कंडक्शन के लिए यूज करते हैं, इसीलिए हीट कंडक्शन बोलना भी जरूरी है ना। फूरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर कंडक्शन या फिर इन कंडक्शन, तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, Q इक्वल टू, यहाँ पे ओनली Q मान के चलना है, अभी QX बाद में ऐड करेंगे, ये मान के चलो Q है, तो Q इक्वल टू क्या आ जाता है, वही -KA/dT/dx। अब अलग अलग केस में लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या हम लोग मान के चलते हैं, पहले स्लेब, एक स्लेब मान के चलते हैं, जैसे हम लोग माने थे सेम चीज को मान के चलेंगे, ठीक है। हम लोग क्या मान के चलेंगे, स्लेब मान के चलेंगे। तो सेम चीज है, एक हम लोग ले कोई आपका वर्टिकल स्लेब है, वर्टिकल स्लेब है जिसका जो आपका विड्थ है वो हम लोग क्या लेके चलेंगे, बी उसका विड्थ है, ठीक है, बी विड्थ है। एल उसका लंबाई मान लेते हैं, एल इज द लेंथ, जो विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, कि कैलकुलेशन में उसका यूज ज्यादातर नहीं करा जाता है, ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा एरिया ऑफ एक्सपोजर, देखो इसका मान लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी मेरा के है, इसका एरिया ऑफ एक्सपोजर मेरा ए है। सबको लिख दिया गया है ताकि ड्यूरिंग द रिवीजन आपको सभी चीज ना कभी ऐसा कंफ्यूजन ना हो, तो हर एक चीज को मैं जानबूझ के लिख दिया हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्या थर्मल कंडक्टिविटी एरिया, dt क्या है। अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आप देखना, अब यही आ जाता है आपका क्या, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का जो यूज किया जाता है ना मैथमेटिक्स में, ये बहुत ही फंडामेंटल, बड़ा बहुत फंडामेंटल इसका यूज है। क्यों, मान लो आपको बहुत बड़ा स्लेब है, अब इसका लंबाई थिकनेस बहुत बड़ा है ना, समझ गए। अब क्या पूरा का पूरा उतना बड़ा आप एरिया का निकालना चाहोगे तो बहुत टाइम टेकन लग जाएगा, बड़ा बड़ा डाटा, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटा सेक्शन को काट के लेके चलते हैं, और छोटा सेक्शन इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, उस छोटा से बड़ा एरिया को निकाल लेते हैं। तो जब भी कोई छोटा यूनिट को ले, जैसे मान लो कोई बोलेगा कि 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स है, तो मैं 1 मॉलिक्यूल का निकाल लेता हूं वैल्यू। जैसे कोई बोलेगा कि मैं ना सर मेरा एक शॉप है, दुकान है, जहां मैं 1000 पेन रखा हूं। अब बताओ 1000 पेन का कीमत कितना होगा, अगर एक पेन का कीमत 10 रुपया है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ पूछोगे एक पेन का कीमत पूछोगे, एक पेन का कीमत कितना है। तो आपने एक यानी कि बेसिकली छोटा यूनिट का लिया कि एक पेन का कीमत कितना है, तो बोलेगा सर 10 रुपया, बस खेल खत्म। कितना खरीदा है ना, 1000 करोड़, 1 करोड़ है, बस आपने 1 करोड़ कर दिया। कोई बोलेगा 100 तो 100 से इंटू कर दिया, कोई बोलेगा 50 तो 50 से इंटू कर दिया, कोई बोलेगा 10,000 तो 10,000 से इंटू कर दो, बस आपको निकल गया इतना रुपीज का अपना पेन पड़ा। सिंपल कहानी है, सेम चीज हम लोग करते हैं, और इंटीग्रेशन बहुत हेल्प करता है मेरा छोटा डाटा से पूरा कंप्लीट को निकालने के लिए। बस आपको ये याद होना चाहिए कि कहां से स्टार्ट किए हैं, कहां एंड किए हैं, लिमिट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लिमिट पता है तो कोई पूछा भी जाता है, कई सारे स्टूडेंट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है उसका मीनिंग क्या है। तो याद रखना, इंटीग्रेशन बेसिकली किसी भी छोटा से, किसी छोटा वैल्यू से इनफाइनाइट तक हम लोग उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि इसीलिए लिखा जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपको लिमिट पता होना चाहिए कहां से स्टार्ट किए कहां जाके एंड कर रहे हैं। अगर वो चीज पता है तो छोटा वैल्यू लो और उससे बड़ा वैल्यू को निकालो, सेम चीज का यूज करेंगे। तो यहां पे मुझे निकालना है कि ये जो स्लेब है जिसका मेरा थर्मल कंडक्टिविटी के है, एरिया ऑफ एक्सपोजर मेरा ए है, और टेम्परेचर बात करेंगे तो इधर मेरा हाईएस्ट टेम्परेचर है T1 जो कि सोर्स टेम्परेचर, जहां सोर्स दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, इधर से क्या करें हम लोग हीट दे रहे हैं, है ना। और ये यहां से जा रहा है तो T2 ये नेगेटिव स्लोप बनाएगा, ऑब्वियसली बात है। T2 आपका सिंक टेम्परेचर है, 1 डायमेंशनल ये मेरा हीट को फिलहाल अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ओनली 1 डायमेंशनल, ठीक है। इसीलिए मैं अजम्पशन अभी बताऊंगा, है ना। इसीलिए कई सारे बच्चे बोल रहे थे ना सर 1 डायमेंशनल होगा कि नहीं यूनिट डायरेक्शन, तो देखो यहाँ पे अजम्पशन लिखा गया है ना। खैर
वन डायमेंशनल लेके चलेंगे। और लिमिट मुझे पता है कि इसका जो विड्थ का है, विड्थ कितना, 0 से स्टार्ट हुआ, फाइनल गया है बी तक गया है, समझ गए, बी इज द टोटल विड्थ, है ना। तो ये चीज है, अगर ये चीज मेरे को पता है तो मैं क्या करूंगा, अब इतना बड़ा नहीं निकालने जाऊंगा, मैं छोटा सेक्शन काट के छोटा सा मोटा सा लेके चलूंगा। तो मैं क्या करूँ, देखो इतना छोटा सेक्शन, ये फिर भी आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन अब मुझे दिखाना समझाना है, इसलिए इतना, ये बहुत छोटा सेक्शन, मतलब बहुत बड़ा है ना, बड़ा सा एकदम 4 मंजिला इतना चौड़ा दीवार का निकालना कितना हीट भरा है, मतलब मान लो 4 मंजिला कोई दीवार इस तरह से बड़ा बड़ा बनाया हुआ है बिल्डिंग्स, आप जो रखिए, अगर इधर से कोई हीट दिया जाए गर्मी, तो इधर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसा कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, एक ईंट के बीच का आप निकालोगे और फिर उससे पूरा इंटीग्रेशन लगा लोगे, जितना आपको लेंथ दिया है, जितना विड्थ दिया है, राइट। तो क्या किया जाए, देखो यहाँ पे छोटा सेक्शन लिया गया है और इसका मान लिया गया जो भी विड्थ है, अभी इसका कंप्लीट विड्थ बी था, तो मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस के बेसिस पे लिया हूं, है ना, तो dx मान लिया गया है, dx ले लिया गया, ठीक है, dx इसका छोटा विड्थ है। अच्छा, इस छोटा विड्थ में भी कुछ ना कुछ देख सकते हो, यहाँ जो हीट ट्रांसफर रेट है वो qx लिया गया है, q इज द हीट ट्रांसफर रेट, तो चूंकि x लिया गया है। और अगर यहाँ पे बात करा जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आया, तो qx प्लस dx। अब देखो qx में क्या होता है, qx में जैसे मैं यहाँ पे dx जोड़ दिया, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हीट ट्रांसफर रेट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ही हुआ है, चेंज तो आया है, तो चेंज को बता, दिस इज दी चेंज। जैसे इन थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देखते हैं dt चेंज इन टेम्परेचर, dp चेंज इन प्रेशर, dv चेंज इन वॉल्यूम, तो ये dx क्या बता रहा है, चेंज इन डिस्टेंस। तो ये मत समझना कि सर यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट बढ़ गया है, ये कुछ भी हो सकता है, ये बस दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंज आया है, प्लस में चेंज। अब ये प्लस अगर नेगेटिव होगा तो घट जाएगा, है ना, समझ गए मेरी बात की नहीं, इस तरह का चेंज यहाँ पे दे दिया गया है। तो अगर ये चीज मैं कर दिया, अब मैं सिंपल यहाँ क्या किया हूं, अब लगाऊंगा क्या, वही फूरियर लॉ कंडक्शन के लिए, राइट, क्योंकि है तो स्लैब कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि पूरी तरह से सॉलिड है। अच्छा ठीक है, बट लगाने से पहले कुछ हम लोग अजम्पशन लेके चलेंगे। अजम्पशन बेसिकली क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया, जैसे आप पर्टिकुलर एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक आपका होता है क्राइटेरिया, कि आपने अगर डिप्लोमा कर रखा, आप अगर बीटेक कर रखे हो, आप अगर एमटेक कर रखे हो, आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा, समझ गए, आप अगर इंडियन सिटीजन हो, आपका अगर ये जो भी ये चीजें है ना, कि ये बिलोंग करते हो यहाँ से, तब आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को लगा रहे हो तो कुछ अजम्पशन आपको लेना पड़ेगा। अब वो सही रहे, रियल लाइफ में ऐसा होता है या नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये लेना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर लिया गया। अच्छा, स्टडी स्टेट मींस क्या होता है, स्टडी मतलब होता है रुक जाना, यानी टाइम, स्टेट हीट ट्रांसफर मतलब यहां जो मेरा हीट ट्रांसफर करेगा ना, वो टाइम के इंडिपेंडेंट रहने वाला है, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए ध्यान दो, मैं dt लिया हूं, दिस इज योर चेंज इन टेम्परेचर, इसीलिए मैं लिख दिया हूं। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर जी हम लोग जो हीट बेसिकली ट्रांसफर पढ़ रहे हैं वो तो हम लोग देखते हैं किसके साथ, टाइम के साथ। बार बार मैं बोला हूं कि भाई साहब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, q डिवाइड बाई dt करेंगे, और dt क्या है, यहाँ पे टाइम है, कि कितना मेरा हीट ट्रांसफर रेट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इस केस में फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में हम लोग यहाँ पे टाइम को इंडिपेंडेंट मानेंगे, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, बाकी और चीज पे करेगा, लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब टाइम के बढ़ने घटने से इसका वैल्यू बढ़ेगा घटेगा नहीं, सिंपल सा लॉजिक ही है। चलिए, तो एक हो गया पहला अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन क्या आ जाता है कि वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ हीट कंडक्शन। क्या बोला गया, वन डायमेंशनल, केवल एक ही डायरेक्शन में हम लोग को लेके चलना है, बाकी डायरेक्शन में कितना हीट जा रहा है फिलहाल के लिए भी उसको हम लोग नेगलेक्ट मान के चलेंगे, तो वन डायमेंशनल लेके चलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये बोल सकता हूं कि जो T होता है यानी टेम्परेचर, देखो लिख दिया हूं टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, मतलब कि ये जो x जा रहा है, जो इसका विड्थ है उसी पे केवल डिपेंड करेगा अगर मैं टेम्परेचर का बात करता हूं तो, ठीक है। बाकी फूरियर लॉ का बात करेंगे तो यहाँ पे कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गया। और वहीं अगर मैं यहाँ जैसे मैंने कहा था विड्थ कंप्लीट का देख लेता हूं, अगर जो इंटीग्रेशन से निकालेंगे तो कंप्लीट मुझे पता होना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि x जो है, x कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा x को, तो x इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो जब x इक्वल टू 0 है तो इस टाइम पे टेम्परेचर क्या लेके चलें, T1। तो x इक्वल टू 0 के टाइम पे जब विड्थ उसका 0 है, मतलब एकदम जस्ट स्टार्ट हुआ दीवार, तो उसका टेम्परेचर T1 रहेगा। और जब मेरा पूरा दीवार खत्म हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू b आ चुका है, विड्थ पूरा खत्म हो चुका है, तो उस टाइम मेरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2 हो गया। अभी घटेगा बढ़ेगा बाद की बात है, तो T1 T2 ले लिया गया। अच्छा, और एक अजम्पशन है, और एक अजम्पशन क्या है कि मेरा जो थर्मल कंडक्टिविटी रहेगा ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है उसमें कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि मान लो आप आयरन का लियो स्लैब, और आयरन का स्लैब में यहाँ से ज्यादा हीट फ्लो कर रहा है और यहाँ से कम हीट फ्लो कर रहा है, कम हीट फ्लो कर रहा है, नहीं,
एकदम एक लेके चलना पड़ेगा, ये मान के चलना पड़ेगा कि मटेरियल का प्रॉपर्टी जो है वो पूरी तरह से आइसोट्रोपिक है, मतलब एक जैसा प्रॉपर्टी है, कोई वेरी नहीं कर रहा है। अब उसके लिए जब मटेरियल को बनाया जाता है तो उस तरह से बनाना पड़ेगा आपको मटेरियल को, है ना, वो मान के चला जाता है, समझ गए। चलिए, तो ये सभी चीज हम लोग यहाँ पे अजम्पशन 3 चीज माने, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ हीट कंडक्शन, एंड दी के इज दी कांस्टेंट, यानी थर्मल जो थर्मल आपका होता कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी वो मेरा कांस्टेंट है। चलिए, अब इतना अगर आपको चीजें समझ गए होंगे तो अब इसको क्या करते हैं, वही जो कहानी मैंने कहा, इंटीग्रेशन करके देखते हैं, पूरा वैल्यू का निकालते हैं। तो एक सेकंड, तब तक कोई यहाँ पे दिक्कत, कोई डाउट आया है क्या है सर? स्टडी स्टेट मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, नहीं 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 नहीं, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है। जो भी मेरा, जैसा आप बोलेंगे सर यहाँ पे फिर क्यू आपने लिया और क्यू बेसिकली तो आपका टाइम के साथ है, लेकिन टाइम के साथ ये वेरी नहीं करेगा, मतलब हीट ट्रांसफर रेट टाइम को कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, समझ गए मेरी बात की नहीं, टाइम को कांस्टेंट मान के चलेंगे, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा हीट का, टाइम के साथ वो कांस्टेंट ही है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ मेरा हीट ट्रांसफर रेट हुआ समथिंग, एक मेरा 1 सेकंड पे इतना हुआ है, तो 10 सेकंड के बाद भी आपका हीट ट्रांसफर इतना ही हो। हाँ, बाकी चीजें भी डिपेंड करेगा, वो अलग बात है, एरिया पे, के पे, टाइम पे डिपेंड करेगा, लेकिन आई मीन सॉरी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा फिलहाल के लिए। इस केस के लिए आपको ये लेके चलना, समझ गए। चलिए, dx plus q is possible if both have the same dimension and unit। हाँ हाँ, हीट ट्रांसफर रेट कैसे बढ़ गया भाई, बाकी चीजों पे डिपेंड करेगा ना माय डियर स्टूडेंट। अभी हम लोग ये फिलहाल के लिए हम लोग एक अजम्पशन लिए, अभी इसको यूज करेंगे इस केस के लिए ना, तो यहाँ पे तो क्यू रेट मेरा एक के पे डिपेंड करता है, ए डिपेंड करता है ना, यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स पे डिपेंड करता है, समझ गए मेरी बात की नहीं, समझ गए भैया मेरी बात की नहीं। और फिर से देखो कि डी टी अपॉन डी एक्स क्या था, और एक बार दिखा देते हैं, दिस इज योर टाइम ग्रेडियंट, है ना, सॉरी टाइम बार बार क्यों मैं बोल रहा हूँ, टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विर्थ बोल सकते हो, जो आप बोलो, है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम का मैं बात नहीं कर रहा, टेम्परेचर का बात कर रहा हूँ, इसलिए वो इंडिपेंडेंट रहता है, स्टडी स्टेट रहता है। चलिए, है ना, क्योंकि अभी ये मैं बस एजम्पशन यहाँ का लिया हूं, अब इन सबको पुट करूंगा इस वाले में चीज में, फूरियर लॉ में, समझ गए। चलो, अब ये सब कुछ ले लिया गया, अजम्पशन ले लिया गया, अजम्पशन के बाद अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फूरियर लॉ में। तो फूरियर लॉ क्या मेरा बताता है कि क्यू एक्स इक्वल टू माइनस के है डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सिंपल इंटीग्रेशन करना, तो dx को उधर ले जाते हैं, है ना। अच्छा, इसलिए यहाँ पे x लिया गया, qx यहाँ पे मैं बोला था ना क्यों लेंगे, क्योंकि x छोटा डिस्टेंस, छोटू सा विड्थ लेके चला है फिलहाल, अभी उस विड्थ को फिर खोल के पूरा कर देंगे इंटीग्रेशन करके, तो qx इक्वल टू बोल सकते हैं माइनस के डी टी अपन डी एक्स, dx को मैं उधर कर दिया तो आ गया qx dx इक्वल टू माइनस के डी टी अपन डी एक्स। अब करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, पूरा लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, पूरा लिमिट, तो वही बात है कि पहले बात करेंगे dx, सर x ये कहाँ से इनिशियल कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, तो x क्या वही डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस बेसिकली किसका, विड्थ का ही तो है, तो स्टार्ट क्या कहाँ से हुआ है, 0 से हुआ b तक गया, तो 0 से हुआ b तक गया qx dx। और अगर बात करेंगे k है, तो k तो मेरा कांस्टेंट रहने वाला, देखो k कहा गया कांस्टेंट है ना, और एरिया भी जो भी एक्सपोजर का एरिया वो तो फिक्स है अभी फिलहाल, कि भाई इतना बड़ा स्लैब के अंदर जा रहा है, तो अब ये बढ़ेगा नहीं, तो हीट जाते जाते बढ़ तो नहीं जाएगा दीवार, है ना, या कोई भी स्लैब है, कोई भी मटेरियल है, तो भी कांस्टेंट है, तो भी बाहर कर दिए, है ना। चलिए, ये चीज कर दिया। अब टेम्परेचर घट बढ़ सकता है, टेम्परेचर तो कहां से स्टार्ट हुआ, हायर टेम्परेचर T1, T2 टेम्परेचर आपका लोअर, तो T1 से लेकर अपर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। चलो, ये मैंने भी पुट कर दिया। अब सिंपल कहानी, इंटीग्रेशन सबको पता है कि QX को यहाँ पे बाहर कर दी, छोटा यूनिट लिया गया, हाँ x का लिए, और वही अपर लिमिट वैल्यू पुट कर दी 0 इन b, यहाँ पे क्या आया, और टेम्परेचर का अपर लोअर वैल्यू पुट कर दिए, फिर अपर माइनस लोअर वैल्यू को पुट करते हैं इंटीग्रेशन में, तो अपर लिमिट क्या b है, तो सिंपल यहाँ पे b माइनस 0 करेंगे तो b ही डायरेक्ट लिख दिया गया है, और यहाँ पे अपर लिमिट T2 है, तो T2 माइनस T1 कर दिया गया, ठीक है, T2 माइनस T1 कर दिया गया, फिर क्या Q इंटू बी आया, और ये ध्यान रखना, ये जो x है ये सफिक्स में, इंटू नहीं है, आप ये मत समझना Q इंटू एक्स है यहाँ पे ऐसे करके, ये नहीं है, ये Q में सफिक्स में x है, सफिक्स में x बता रहा है कि छोटा यूनिट को ले लिया गया है, फिर इसको पूरा देखो QX इंटू बी कर दिया गया, मतलब 0 से b, ये बेसिकली अपर लिमिट लोअर करेंगे ना तो b माइनस 0 आएगा, तो ये पूरी तरह से क्या किया, x लिया, जैसे मैंने कहा था ना कि एक पेन का कीमत अगर 10 रुपया, तो कोई अगर बोलेगा 1000 पेन का कीमत कितना है, तो 10 इंटू 1000 कर दोगे, वही सेम किया है, x इंटू बी कर दिए, Q हीट ट्रांसफर हो रहा है, x इंटू बी कंप्लीट कर दिया गया, तो कंप्लीट आपका पूरा बॉडी का जो है स्लैब का हीट ट्रांसफर रेट पता चल जाएगा, और वही टेम्परेचर रेंज यहाँ पे दे दिया गया, तो क्या है, अब देखो यहाँ पे माइनस था, तो ये T1 को इधर ले जाएंगे, तो T1 माइनस T2 माइनस आपका हट गया, तो फाइनली QX अगर निकालना चाहेंगे हीट ट्रांसफर रेट थ्रू दिस स्लैब, तो आ जाएगा K एट T1 माइनस T2 डिवाइड बाई B। तो अब ये चीज आप लोग को समझ में यहाँ पे आया, तो क्या आया, दिस इज फॉर दी हीट ट्रांसफर रेट फॉर दी
फॉर दी स्लेब, फॉर दी स्लेब, फॉर दी स्लेब, हीट ट्रांसफर रेट थ्रू अ स्लेब। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर दी दिस। ठीक है, चलिए समझ गए। तो यहां से प्रैक्टिकल एग्जांपल स्लेब के ऊपर देखें कि अगर मुझे स्लेब में हीट, कोई अभी कोई भी स्लेब हो सकता है, कितना भी लेंथ का, कितना भी एरिया वगैरह का, है ना। चलिए, तो उसके लिए आपको इस वाले चीज को लेके चलना पड़ेगा, के ए चेंज इन टेम्परेचर, के ए डी टी, बेसिकली डी टी चेंज इन टेम्परेचर को बता रहा है, डिवाइड बाई बी दी विड्थ। क्या यहां तक चीजें समझ आया आप लोग को? यहां तक चीजें समझ आया? सर Q is inverse to dx then increasing heat, Q is हाँ, तो देखो आप ये बोल रहे हो क्या ds कि ये जो है सर इसके साथ इन्वर्स है, तो आप खुद ही सोचो, मैंने अभी कहा था ना कि जैसे जैसे, तो आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर ये बढ़ते जाएगा तो ये घटेगा नहीं। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग याद करो, फूरियर लॉ क्या मैंने समझा था कि ये देखो डिक्रीजिंग रेट में है, डिक्रीजिंग स्लोप में है, तो वो तो मैंने पहले कहा था ना डियर कि जैसे से एरिया बढ़ते जाएगा या विड्थ बढ़ते जाएगा, है ना, विड्थ बात करो कि चौड़ा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हीट ट्रांसफर रेट स्लोप आते जाएगा, घटते जाएगा, है ना, समझ गए। तो वही कहानी है। चलिए क्लियर यहाँ तक? और कोई डाउट, एनी डाउट पूछो मेरे से। और कोई डाउट नहीं है तो बस यहाँ तक यही हो गया मेन फंडा। अभी देखो, अभी हम लोग एक स्लेब का निकाले, ओनली स्लेब का, अभी हम लोग काफ़ी चीज़ों का निकालेंगे जैसे से। और आप याद रखो कंडक्शन में ही हम लोग टाइम ज़्यादा लेंगे, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपसे है वो कंडक्शन है, उसके बाद उससे थोड़ा कम पूछा जाता है आपका क्या, दैट इज कॉल योर कन्वेक्शन, है ना, थोड़ा कम ही पूछा जाता है। और रेडिएशन में कुछ कुछ चीज़ें पूछा जाता है, उसी पर फोकस करेंगे। तो कंडक्शन में जो थोड़ा टाइम लग भी जाए तो मेजरली सेक्शन कंडक्शन का ही है, बड़ा जो है अगर मैं बात करूंगा कंडक्शन ही ज़्यादा टाइम लेंगे, ज़्यादा रेडिएशन कन्वेक्शन में टाइम नहीं लगेगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है एक बारी? तो सारे बच्चे बोलो कि यस सर क्लियर है, आगे बढ़िए, है ना। एंड सेशन को लाइक एक बार सारे बच्चे कर दो फटाफट, 20 बच्चे लाइव देख रहे हैं, लाइक बहुत ही कम है, तो एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक भी कर देना। चलिए बताइए। चलिए यहां तक क्लियर है, तो अब मूव करते हैं हम लोग फॉरवर्ड आगे की ओर। अब देखो, अब बारी आता है कि इन सभी चीजों को समझ गए, इसमें आपको ना न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल रहता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला। बट उससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो मैं अभी बताने वाला हूँ, हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी देखते हैं विद द हीट ट्रांसफर। अब समझना, यू नोट दैट, जैसे अभी हम लोग बात किए थे हीट ट्रांसफर का, जैसे कोई अगर मैं ले लेता हूँ कोई भी ब्लॉक वगैरह मेटल वगैरह का, यू नो दैट कि मेटल जो होता है, धातु जो होता है, मेटल मेटल इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन एज वेल एज मेटल इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी, वो हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पास करता है। अब ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो एक नहीं होता रिलेट करने के लिए, है ना, संबंध स्थापित करने के लिए, रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करने के लिए, जैसे हम लोग एग्जांपल कैसे लेते हैं कि ये चीज नहीं समझ आ रहा, तो जैसे ये चीज किसी को समझाते हैं ना कि भाई बाहर का क्या होता है, अरे वहां का जैसे ये चीज है ना इंडिया का, वैसे वहां पे है, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, तो वैसा उस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि थर्मल हीट ट्रांसफर को समझाने के लिए इलेक्ट्रिकल हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल का कैसे मेरा ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिकल से हम लोग क्या करते हैं उसको रिलेशन को स्टेब्लिश करते हैं ताकि हमारे कोर्स वर्क में न्यूमेरिकल वगैरह को बनाने में इजी पड़े। बट दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ वे टू हाउ टू सॉल्व इट इन इजी प्रोसेस, है ना, कैसे इजी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई क्वेश्चन को, उसके लिए एक तरह से आप समझ सकते हैं कि रिलेशन को स्टेब्लिश करा गया है ना, बस रिलेट करेंगे। तो कैसे वही कहा गया इलेक्ट्रिकल एनालॉजी विद द हीट ट्रांसफर, है ना, इलेक्ट्रिकल के साथ। तो यहां इस साइड में आपका इलेक्ट्रिकल है और इस साइड में आपका थर्मल है, इलेक्ट्रिकल थर्मल है। पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूं कि किसके साथ किसका रिलेट करेंगे। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल में बात करता हूं कि इलेक्ट्रिक जो होता है वो किसके वजह से फ्लो करता है, तो करंट के वजह से। फ्लो एलिमेंट यहाँ पे क्या है, किसके वजह से मेरा करंट फ्लो करता है, अपना किसके वजह से जो है वो मेरा इलेक्ट्रिकल में, आप जैसे बोलेंगे ना फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मेरा फ्लो करता था, बोलेंगे सर जी फ्लो एलिमेंट जो है यहाँ पे करंट है जो फ्लो करता है, फ्लो करंट करता है। वही बोलेंगे थर्मल में क्या मेरा फ्लो करता है, फ्लो एलिमेंट क्या है, तो सर ये मेरा हीट है। इसका यूनिट मेरा वाट होता है, उसी तरह इसका यूनिट हम लोग एम्पियर में लेके चलते हैं, करंट जो फ्लो करता है उसका एम्पियर हम लोग यूनिट लेके चलते हैं, उसी से मेजर करा जाता है, उसी से उसको नापा जाता है, ठीक है। अच्छा अगर रीजन कहा जाए, जैसे हम लोग को पता है कि हीट किसके वजह से मेरा ट्रेवल करता है, किसके रीजन क्या कारण क्या है, तो सर टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको हम लोग या तो केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कैलकुलेशन केल्विन लेके चलते हैं, लेकिन हाँ ये दोनों हम लोग फिलहाल टेम्परेचर के लिए तो लेके चलते हैं दोनों ही, है ना। चलो
उसी तरह से अगर मैं बोलूंगा कि करंट जो होता है वो करंट की फ्लो करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जिसको वोल्टेज डिफरेंस भी बोलते हैं, जिसको मेजर किया जाता है, ये यूनिट होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्ट लेके चलते हैं, राइट। अच्छा ठीक है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हीट को कौन रोकता है, तो हीट को रोकता है थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस हीट को रोकता है। उसी तरह करंट को कौन रोकता है, तो करंट को रोकता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेरा करंट को रोकता है, थर्मल रेजिस्टेंस मेरा हीट को रखता है ना। समझ गए मेरी बात की नहीं, ये मेरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेरा यूज किया जाता है, राइट। रेजिस्टेंस आप जानते होंगे। सिमिलरली थर्मल रेजिस्टेंस मेरा किसको रोकता है, हीट को रोकता है, हीट को रोकता है। चलिए अब उसी से अगर मैं एक क्या करता हूं, यहां पे मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिखाता, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को शो करता विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सिमिलरली यहां पे मुझे एक थर्मल सिस्टम को दिखाना पड़ेगा, थर्मल सिस्टम को, तो यहाँ पे उसी चीज को मेंशन करा गया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि सपोज करो यहाँ पे मेरा इस तरह करंट फ्लो कर रहा है, आई इज माई करंट, ये सब कहा गया, करंट को आई से दिखाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल वी से, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन वोल्ट, एंड आर रेजिस्टेंस को, जैसे यहाँ पे क्यू दिखाते हैं हीट को, है ना, वाट बेसिकली हीट ट्रांसफर रेट है, दिस इज हीट ट्रांसफर रेट, एंड डेट इज द चेंज इन टेम्परेचर, और आर टी एच दी टी एच यानी कि थर्मल, और आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर कहा गया क्या कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये मेरा करंट फ्लो कर रहा है आई, रेजिस्टेंस बिल में आर है, आर जो है रेजिस्टेंस कर रहा है, और किसके वजह से फ्लो कर रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। और उसको निकालते कैसे हैं, हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ओम्स लॉ का, यू नो दैट, एवरीवन नो दैट फॉर्मूला ओम्स लॉ का, कि ओम्स लॉ क्या बोलता है कि चेंज इन वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय दी रेजिस्टेंस, उससे हम लोग करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अब देखो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, ये जो कहानी समझ गए ना, इसी का ओम्स लॉ का यूज करके हम लोग एक नया बनाएंगे यहाँ पे, ताकि मेरे लिए इजी हो। तो वहां पे जैसे क्या था, यहाँ पे फ्लो कर रहा था मेरा करंट, यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा है मेरा हीट ट्रांसफर रेट, तो Q इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, यहां सर हम लोग लिखें पहले ऊपर में लिए डिफरेंस को, जिसके वजह से जा रहा था डिफरेंस, किसके डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मेरा करंट फ्लो कर रहा था, ये किसके वजह से करता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तो ऊपर वो ले लिए डेल टी, है ना, देख सकते हो ना, आरटीएच होता है टेम्परेचर डिफरेंस है, और नीचे में क्या है मेरा रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे बात आता है, ठीक है सर ये तो मेरे को रेजिस्टेंस यहाँ पे पता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग अभी तक पढ़े कुछ नहीं है, कि क्यू जो पढ़े हैं, क्यू इक्वल टू देखो यहाँ पे आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, एरिया है, टेम्परेचर है, और बी है, बट सर यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, तो बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे इसके फॉर्मेट में बनाएंगे, ताकि मेरे लिए इजी हो, तो इस फॉर्मेट में बनाया जाता, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, आरटीएच थर्मल रेजिस्टेंस। अब इस थर्मल रेजिस्टेंस में जो आएगा, जैसे क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर में क्या, ऊपर में इस चीज को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टी कर सकता हूँ, डेल्टी या फिर डीटी जैसा आप बोलोगे। अब इसके नीचे सब कुछ जो नीचे ले जाएंगे ना, वो हो जाएगा मेरा आरटीएच। जैसे देखो यहाँ पे क्या है आपका के था, तो के को नीचे कर दो तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन के आ जाएगा, के, और ऊपर में आ जाएगा T1 माइनस T2, और T1 माइनस T2 तो आपका dt हो गया, तो dt ऊपर मेरा ये पूरा का पूरा बन गया आरटीएच, ये आपका बन गया आरटीएच। तो इस तरह से इजी आप कर सकते हो कि Q डॉट इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि भाई dt इंटू आरटीएच। अब यहाँ पे फायदा क्या होता है ना, अब ये मेरा रेक्टेंगुलर अभी स्लैब लिए हैं, अब ये रेक्टेंगुलर रहे, है ना, या कोई हॉरिजॉन्टल स्लैब रहे, या कोई सर्कुलर रहे, या सिलेंड्रिकल रहे, कुछ भी अगर रहेगा ना, तो मेरे को मतलब पता किससे है कि Q डॉट इक्वल टू डी टी अपॉन आरटीएच। अब आरटीएच फाइंड आउट करना कि आरटीएच जो होता है, यानी कि जो ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस है, ये किस पे डिपेंड करेगा, जैसे स्लैब के केस में किस पे डिपेंड करेगा, बी पे और के ए पे, मतलब इसके लिए मेरा विड्थ चाहिए, एरिया चाहिए, और थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए। अब ये कोई सर्कुलर रहा, मान लो इस तरह के कोई है सर्कुलर आपका इस तरह से है, और आपका सॉलिड है, या फिर मान लो होलो है, अब यहां से कोई हीट कितना जाएगा, इधर से पास कर रहा है, अंदर तक कितना फ्लो करके जा रहा है, इसके लिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमीटर में जो भी है, इस चीज को आरटीएच से निकालेंगे, तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी आ जाता है, केवल आरटीएच निकालना, झंझट थोड़ा कम हो जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करा जाता है, समझ गए। तो ये हो जाता है आपका क्या, एक इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी क्या करता है, बेसिकली हमारे सॉल्यूशन को इजी कराता है। इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इन इजियर वे, इजियर वे में आसान तरीके से सॉल्व करने का एक तरीका है, स्टेब्लिश करते हैं रिलेशन को दोनों के बीच में। क्लियर माय पॉइंट ऑन, ये चीज समझ गए। नहीं, हम लोग आरटीएच ही लेके चलते हैं, इसी का यूज करते हैं। देखो जो बुक में लिया गया हम लोग वही लेके चलेंगे, समझ गए, इसी को हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि ये आपका अधिकतर बुक रहे, टेक्स्ट बुक रहे, आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा डियर, तो यही आएगा। अब आपके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कि आर कैपिटल टी एच, तो ये नहीं लिखा जाता, यही लिखा जाता, समझो मेरी बात को।
कई सारे चीज को हम लोग वही चीज लेके चलते हैं जो बुक में फॉलो करा जाता है, समझ गए, जो बुक में फॉलो करा जाता है। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, मेरे लिए पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलेंगे तो डेल पी बोलना चाहिए था, लेकिन अधिकतर डेल पी को प्रेशर डिफरेंस बोल देते हैं फिर, है ना, तो डेल वी लेके चला जाता है, चाहे पोटेंशियल लिखेंगे या वोल्टेज लिखेंगे डेल वी ही लिखा जाता है। अब करंट को हम लोग आई से दिखा रहे हैं, छोटा आई से, कैपिटल आई क्यों नहीं दिखा रहे हैं, अब दिखाया जाता है छोटा आई से मेनली करा जाता है, आई से भी दिखाया जाता है, लेकिन एक होता है ना दिखाने का, शो करने का तरीका होता है हर एक चीज का। चलिए क्लियर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम होता है, उसी तरह इसका यूनिट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना, जिसको अधिकतर देखो अभी हम लोग बताएंगे, है ना, तो इसको भी नहीं निकाला जाता। चलो अभी यहाँ तक क्लियर हो गया ना, एक बार मुझे बताइए, कंफर्म करिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो और कोई अगर दिक्कत है तो मेरे को पूछो। तो फूरियर लॉ केस 1 कहाँ जाए, क्या पूछे थे सरिका, आपने कुछ पूछा था क्या? ये केस 1 लिए हैं स्लेब के केस में, अभी हम लोग आगे और स्लेब लेंगे, मतलब स्लेब के केस में मान लो स्लेब अभी लिए ना, अभी और कोई लेंगे, कोई सर्कुलर लेंगे, है ना, कोई सिलेंड्रिकल लेंगे, अभी और ढेर सारा हम लोग पढ़ेंगे, जो जो आपके एग्जाम, जो आपके कोर्स वर्क में इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है वही पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। सर फूरियर लॉ केस 1 रिजल्टेंट क्या हुआ समझ नहीं है, ये हुआ डियर फूरियर लॉ का केस 1, इसका रिजल्ट आपका ये हुआ, दिस वन, ये रहा, जिसको मैं वीवीआई लिख दिया हूं ना, ये रहा, ये दिस वन, ये रहा। फूरियर लॉ से मुझे पता चला था कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए डी टी अपॉन ए हो के मैं क्यों कर रहा हूँ, के तो हटाने के बाद लिखेंगे ना, तो ये मेरे को मिला था। अच्छा चलो डायरेक्ट मैं इज इक्वल टू ही कर देता हूँ, कि फूरियर लॉ से मुझे ये पता चला था, क्या पता चला था कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए डी टी अपॉन डी एक्स, और जब एक स्लेब का निकाले स्मॉल का, तो ये मुझे पता चला कि के, इसको मान के चले थे लेकिन कंप्लीट का पता चला कि के ए डी टी, बेसिकली इसको हम लोग डी टी लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को, अपॉन बी, तो ये मेरे को पता चला। मतलब यहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ एरिया ही नहीं, आपका विड्थ भी डिपेंड करता है जब स्लेब लेके चलेंगे। यहाँ केवल एरिया लेके चले थे, लेकिन जब मैं स्लेब का निकाला, ये स्लेब का हो गया, है ना। फूरियर लॉ भी फूरियर लॉ है और ये भी फूरियर लॉ है, लेकिन ये आपका इसी फूरियर लॉ से अभी स्लेब का निकाले ना, अभी हर एक बहुत सारे अलग अलग चीज का निकालेंगे, है ना, कुछ 3-4 का निकालेंगे बेसिक, तो वो चीज आ गया। तो इससे मुझे पता चला कि के ए यहाँ भी है, के ए यहाँ भी है, डी टी यहाँ भी है ना। तो बस यहाँ पे अंतर क्या बताओ, अंतर ये हो गया कि यहाँ पे था मेरा क्या, डी एक्स था, यहाँ क्या था मेरा dx लेके चला था, लेकिन अब यहाँ पे b आ गया। आप ऐसे बोल सकते हो रिप्लेस हो गया, बेसिकली यहाँ जो dx था वो b से रिप्लेस हो गया, क्योंकि हम लोग यूनिट डायरेक्शन एक डायरेक्शन में लेके चले थे, वही डायरेक्शन को हम लोग विड्थ मान लिए, यही एक डायरेक्शन बेसिकली क्या था, dx इज द डायरेक्शन, है ना, तो ये विड्थ ही बेसिकली था, तो उस चीज को ले लिया। अब इसको हम लोग लेंथ लेके चल सकते हैं, अब ये बहुत सारा चीज को मान सकते हैं, डोंट वरी। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। चलिए क्लियर है आप यहाँ तक। चलो अब मैं इसी को क्या करता हूँ, इस वाले को चेंज करता हूं किसमें, आरटीएस के फॉर्म में। आरटीएस समझ गए ना, किसको चेंज करेंगे, इसको हटाना है, क्योंकि डीटी ऊपर में तो रहेगा ही, नीचे में आरटीएच आएगा। अब आरटीएच की जगह में क्या घुसाना है, क्या डालना है, ये आपका काम है, मतलब आपको डीटी ऊपर में रखना, बाकी जो भी चीज आएगा उसको आरटीएच बना दो। तो चलो डिस्कस करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हीट ट्रांसफर थ्रू अ स्लेब, अभी हम लोग क्या बात किए, के ए T1 माइनस T2 डिवाइड बी था ना। अब देखो यहाँ से मैं कैसे इसको कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, आरटीएच में, है ना, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस में। तो Q इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर ऊपर में रखे, अब देखो इस के ए को नीचे में कर दिया, तो के ए को बी ओपन के आ गया, तो बस ये बन गया मेरा आरटीएच, ऊपर में चेंज इन टेम्परेचर आ, रीटे में आरटीएच, ये हो गया मेरा थर्मल रेजिस्टेंस। यही क्या हो गया मेरा, थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि Q इक्वल टू, डायरेक्ट में बोल सकता हूँ क्या, कि डेल क्यू बाई टी अपॉन आरटीएच, है ना, डेल टी यानी चेंज इन टेम्परेचर अपॉन आरटीएच थर्मल रेजिस्टेंस। तो सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया गया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इज इक्वल टू डी टी अपॉन आरटीएच। अच्छा यहाँ से कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। क्या, पहली बात कि आरटीएच का रिलेशन हीट ट्रांसफर रेट के साथ क्या होता है। तो अगर आरटीएच बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली अब हो गया ना, ये इनवर्सली हो गया, Q इज इनवर्सली हो गया मेरा आरटीएच का, तो अगर मेरा आरटीएच बढ़ेगा, थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो जितना रेजिस्ट करेगा, है ना, रेजिस्ट कर रहा, ज्यादा हो रहा, तो हीट ट्रांसफर रेट आपका क्या हो रहा, घट रहा, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ चीज को रोकता है, तो कोई अगर रोकेगा तो उसका वैल्यू कम होगा। जैसे अगर मोशन का बात करेंगे फ्रिक्शन के साथ, या फिर यहाँ पे बात करें करंट का, बात करें रेजिस्टेंस के साथ, देखो यहाँ पे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या जाता है, फिर बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जैसे बढ़ाओगे, रोक रहे हो, तो करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। सेम चीज यहाँ पे कहानी, तो बेसिकली एकदम देख सकते हो लगभग आपका करंट के साथ ही रिलेशन स्टेब्लिश को करता है।
तो सेम ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका यूनिट भी जान लो, यूनिट के बारे में बात करते हैं ना, बताएंगे, तो देखो यूनिट के बारे में जान लो। तो अगर मैं आरटीएस का बात करूं तो आरटीएस को क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा और क्यू के नीचे ले आऊंगा, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, समझ तो आ रहा है ना आप लोग को। आरटीएस 1 सेकंड, आरटीएस मींस थेवेनिन नहीं डियर, ओहो, यहां पे जब मैं बोल दिया आरटीएस थर्मल रेजिस्टेंस है तो आप क्यों बोल रहे थेवेनिन रेजिस्टेंस। जब मैं बोल दिया यहाँ पे आरटीएस, थेवेनिन का कहां से बात आ रहा है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहा हूं आप लोग को, नहीं ना, मैं थर्मल, जब मैं हीट ट्रांसफर पढ़ा रहा हूं तो थेवेनिन वगैरह का क्यों डिस्कस कर रहे हो। आरटीएस थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया गया डियर, मुझे लग रहा 100 बार मैं अभी तक बोल चुका हूं कि ये थर्मल रेजिस्टेंस है, थर्मल 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 का बात कर रहे हैं, दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। आप सब्जेक्ट में अभी पढ़ रहे हो हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर आरटीएस थर्मल रेजिस्टेंस होता है, कोई और सब्जेक्ट में इसका मीनिंग अलग होगा, फिलहाल अभी थर्मल रेजिस्टेंस है, समझ लेना मेरी बात, समझ गए ना, ठीक है। अब आर को तो रेक्टिफाई भी कहा जाता है, आर को रेजिस्टेंस भी कहा जाता है ना, आर को कई सारी चीज बोलते हैं, बी को कई सारी चीज कहा जाता है, के को कई सारी चीज कहा जाता है ना, बल्क मॉडुलस भी कहा जाता है। अब बी फिलहाल आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, फ्लूइड में देख लो के का वैल्यू अलग हो जाता है, तो ऐसा थोड़ा ना, यहाँ पे जिस सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग का मीनिंग होता है, अब उसको यहाँ घुसा दोगे तो ऐसे थोड़ा ना चलेगा, समझ गए मेरी बात। नहीं, जब भी क्यू रहेगा ये क्यू डॉट ही है, ये ध्यान रखना, छोटा क्यू जब भी मैं लूंगा या फिर क्यू डॉट लिख दिया, कई सारे बुक में जरूरी नहीं कि आपको हर बार डॉट दिखा देगा, क्यू का मतलब बोल रखा है हीट ट्रांसफर रेट, ये क्या है मेरा हीट ट्रांसफर रेट ही है, यानी बेसिकली क्यू जो है वो अपन क्यू अपन dt है, टाइम के साथ ही बता रहा है, dt के साथ बता रहा है, चेंज टाइम के साथ बता रहा है, ठीक है, दिस इज योर टाइम। ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे क्यू डॉट रहे ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कई जगह पे ये चीज नहीं रहेगा तो ये चीज आपको मान के चलना है, ये चीज आपको मान के चलना है। जैसे मैं आपको थर्मोडस में बताया था ना कि आर लिखा रहेगा, आर बार लिखा रहेगा या आर यू लिखा रहेगा, आर यू को मैंने कहा था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आर यू या फिर आर बार को भी यूनिवर्सल, लेकिन कई बार ना तो आर यू रहेगा, आर बार रहेगा, केवल आर रहेगा, लेकिन पकड़ना किससे था, मैंने कहा था आर इक्वल टू एम है या एन है ना, तो उस तरह से आपको यहाँ पे पकड़ना कि छोटा है ना, तो छोटा मतलब ये हीट ट्रांसफर रेट ही है, बस दैट्स इट, है ना, हीट ट्रांसफर रेट ही है, ये चीज ध्यान देना आप लोग। चलो ये भी क्लियर, जो भी छोटा मोटा आपको डाउट है, देखो मैं कभी कभार क्या बोलता आपको डांट देता फिर ऐसा करते, तो उसको आप मत लेके चलना, है ना, आपको बस सीखना है, तो वो चीज़ फ्लो में आ जाता, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रही कि मैं आप लोग को डांट रहा हूँ, राइट, ये आपका काम है, अभी आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, जितना गलती करना, जो भी समझना, छोटी छोटी चीज़ें समझ लो, लेकिन पूछना छोड़ो नहीं, अगर आप पूछना ही छोड़ दोगे तो फिर वो चीज़ समझोगे नहीं, और बाद में वो चीज़ आपके दिमाग खाते रहेगा, और हमेशा जब भी सोचोगे अरे क्या ये होता है, क्या ये होता है, और कौन आपका मतलब हेल्प करने वाला है फिर। अब मेरे को कभी टेक्स्ट करोगे, अभी फिलहाल शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है कि चाह के मैं आप लोग का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, शायद ये होगा, है ना, कि आप टेक्स्ट अगर डालोगे भी, मुझे ना पूछोगे व्हाट्सअप से या कॉल करोगे तो शायद मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दिन भर आपका इतना डेली क्लासेस चल रहा है, सारे का पीपीटी बनाना, क्वेश्चन बनाना, नोट्स प्रिपेयर करना, अब मेन इंपॉर्टेंट है क्लास लेना। अगर मैं आपका एक डाउट या दो डाउट, या क्योंकि एक डाउट एक बच्चा नहीं पूछता ना, कई सारा 50-60 बच्चा पूछता है, एक को रिप्लाई करूंगा फायदा नहीं, अब सबको करेंगे, अब नहीं करेंगे, है ना, दो को करके क्या हो जाएगा, बाकी सारे बच्चे फिर वेट कर रहे हैं, तो मेन तो आपको पढ़ाना है, तो इसीलिए आप यहीं पे सारा डाउट वगैरह पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप बिल्कुल 100 बार पूछो, मैं 100 बार बताने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। मैं क्या बात कर रहा था, इसका थोड़ा सा बात जान लेते हैं, आरटीएस का यानी थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है, थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखो आरटीएच इक्वल टू क्या देखे हम लोग, बी बाई के, यही तो था, आरटीएच इक्वल टू बी बाई के है, तो वही आरटीएच इक्वल टू बी बाई के ए। तो अगर मैं यूनिट निकालना चाहूंगा, अभी मैं शॉर्ट भी बताऊंगा एक यूनिट निकालने का, फिलहाल भी लॉन्ग टर्म जान लो कि वी बाई के ए आया, क्योंकि हम लोग यही किए थे ना, के ए को नीचे ले आए थे और इसी को आरटीएच मान लिए थे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देख लो, तो बी 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 से क्या, विड्थ है, लंबाई है, डिस्टेंस है, मीटर ले लो, के आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, जिसको हम लोग पता वाट पर मीटर केल्विन आ जाता है, वाट पर मीटर केल्विन, तो ऊपर में आ गया इसका मीटर आ गया, और नीचे में क्या के का वाट पर मीटर केल्विन, और ए क्या है, एरिया, मीटर स्क्वायर। तो देखो क्या जो कटेगा, तो देखो ये आपका 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, और 1 मीटर से ऊपर वाला खत्म, राइट। अब क्या बचा, W बाई के ऊपर चल जाएगा तो K बाई W, तो दिस इज दी यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आ गया, दिस आ गया। अब बोलेंगे सर इतना बड़ा चीज अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो मैं आपको बता रहा हूं चुटकी से इसका यूनिट निकालने का तरीका। अभी जस्ट मैंने कहा
कि Q इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन RTH। भाई यही तो निकाले ना, यही देखो यही निकाले, क्या निकाले, Q इक्वल टू सर चेंज इन टेम्परेचर लेंगे ऊपर में और सर नीचे में RTH लेंगे, और मुझे निकालना क्या, RTH निकालना, राइट, RTH निकालना। तो RTH इक्वल टू क्या आ जाएगा, RTH इक्वल टू डेल टी अपॉन Q, बस खेल खत्म। और डेल टी टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, और Q क्या होता, Q क्या है आपका वॉट हो गया। अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे सर आप Q बोल रहे हो या Q डॉट बोल रहे हो, हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जैसे मैंने कहा आपको पकड़ना है यूनिट से, आपको किससे पकड़ना है, यूनिट से पकड़ना। अगर आपको बोल दिया गया कि इस तरह से Q लिखा है और आपको ये वैल्यू दे दिया गया है कि हीट ट्रांसफर रेट, या फिर नहीं भी बोला गया, डायरेक्ट बोल दिया कि Q इक्वल टू 30 वॉट, आप खुद आप समझो वॉट किसका यूनिट होता है। तो सर बोलेंगे सर वॉट जो यूनिट होता है ये बेसिकली जूल पर सेकंड को मतलब आई मीन पूरा न्यूटन में Q बाई, एक सेकंड मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर Q बाई, एक सेकंड Q बाई डेल टी को बोलते हैं, Q बाई डेल टी को तो बोलते हैं वाट, हम लोग लिखे थे कि नहीं, बिल्कुल सर बोलते हैं। तो बस हो गया ना कहानी, यानी कि समझ गए ये किसका बात कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है, जूल पर सेकंड का बात कर रहा है, जूल पर सेकंड का बात कर रहा है, पर सेकंड टाइम के साथ बोल रहा है ना। तो जूल निकाले तो वहां से जूल पर सेकंड बता रहा है, यानी कि ये बेसिकली बात कर रहा है आपके हीट ट्रांसफर रेट का ही। तो चाहे डॉट रहे ना रहे, अच्छा कभी अगर ये भी बोल दे, चलो देखो आप स्मार्ट कैसे पकड़ाओगे कि आपको बोल दिया Q, कैपिटल Q बोल दिया, लेकिन बोला गया कि Q इक्वल टू दिया है 10 वॉट, इसका भी मतलब है कि ये बेसिकली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिखा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, क्योंकि मेन बेसिकली यूनिट से हम लोग पकड़ते हैं कि आखिर वो क्या दिया है वैल्यू, तो आपको यूनिट से पकड़ना है। अगर यूनिट ना दिया रहे, केवल डायरेक्ट पूछेगा, तब वो पूरी तरह से मेंशन करेगा कि Q है या कैपिटल Q है या Q डॉट बोलेगा। लेकिन अगर वो यूनिट दे दिया ना, तब ये कुछ भी अल्फा बीटा गामा ले लेगा। मान लो यहाँ Q ना लेके मैं R भी बोल दूंगा, तो आपको बोलेगा कि देयर इज हीट ट्रांसफर R इक्वल टू इतना वॉट, तो आप समझ गए कि हीट ट्रांसफर बोल रहा है, और ये वाट दिया तो हीट ट्रांसफर रेट बोला है, समझ गए। तो बस आपको यूनिट से पकड़ना है, यूनिट से। अगर कोई बोल दे कि मेरा कहीं अप्लाई कर रहा है फोर्स, और फोर्स मेरा है P इक्वल टू 10 न्यूटन, तो हम लोग कैसे पकड़ते कि मेरा फोर्स है, न्यूटन से पकड़े ना भाई। अब ये P रहे F रहे, है ना, या फोर्स बोल देगा P, लोड भी कभी कभी बोल देता है कि लोड इक्वल टू 10 न्यूटन, तो हम लोग पकड़ लेते हैं ना कि लोड है, प्रेशर है, अगर बोल दिया प्रेशर इक्वल टू 10 न्यूटन, समझ जाते कि बेसिकली फोर्स का ही तो बात कर रहा है। तो मैं किससे पकड़ाती, ये तीनों का तीनों फोर्स है, हम लोग पकड़ते हैं यूनिट से। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको यूनिट पकड़ना पड़ेगा कि यूनिट यहाँ पे क्या बोला है, तो न्यूटन है फोर्स का, तो लोड बोले, आप बोले, एल बोले, कुछ बोले, मुझे पता कि समझ, ऐसे पकड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से, तो आप इससे मत हड़बड़ाना कि कोई चीज क्या लिख दिया गया है। चलिए, तो यहां से आप यूनिट भी समझ गए कैसे निकालना, डायरेक्ट यहां से देख सकते हो केल्विन, एंड नीचे में आ गया क्या आपका, ये Q को नीचे ले आएंगे, RTH ऊपर ले जाएंगे, तो आपका वाट, तो ये चीज आ गया आपका यूनिट। अच्छा, तो सेम चीज यहां पर लिख दिया यूनिट ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे क्यों मैं बोल रहा हूं ना कि कई बार बच्चे कंफ्यूजन क्या हो जाता है, जब पूछा जाता है ना कि यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस बताओ, तो बताओ वो लोग क्या बोल देते हैं, वॉट पर मीटर केल्विन, और आंसर मार के आ जाता है, और उनको लगता है सर मैंने तो सही बिल्कुल मार के आया है। फिर लगता अरे यार ये तो थर्मल रेजिस्टेंस बोल दिया। ये बेसिकली बताओ किसका देते हैं, हीट, जो आपका हीट कंडक्शन था K, उसको दे देते हैं, समझ गए। ये K होता है ना, बच्चे कंफ्यूज होकर क्या समझ लेते हैं कि ये मेरा क्या है, इसका है, थर्मल कंडक्टिविटी का है, हीट कंडक्टिविटी का, समझ गए, हीट कंडक्टिविटी बोलता है, थर्मल कंडक्टिविटी बोलता है, तो वो थर्मल कंडक्टिविटी मार देते, जबकि इसका होता है वॉट पर मीटर केल्विन। तो वॉट पर मीटर केल्विन किसका आ जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी का, समझ गए, K का यूनिट होता है ये चीज, दिस इज यूनिट ऑफ K, थर्मल कंडक्टिविटी। और अगर RTH का कहा जाए तो क्या निकाले, ऊपर में क्या आएगा टेम्परेचर यानी केल्विन, और नीचे में वॉट। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग, कंफ्यूजन मत होना डियर, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कहां पे क्या कंफ्यूजन होगा। देखो यूनिट का मैं कंफ्यूजन समझा दिया, इसका कंफ्यूजन समझा दिया, जहां जहां से बच्चे गलती करते हैं, है ना, यही होता है कि देखो जैसे होता है ना, कोई एक्सपीरियंस बोला जाता है, अधिकतर सर एक्सपीरियंस से क्या पढ़ के फायदा, कि मान लो कोई अगर टीचर पढ़ा रहा और फ्रेशर पढ़ा, बहुत अच्छा जानता है पढ़ाना, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है, उसका फायदा यही होता है कि मान लो मैं अगर 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ, 7-8 साल से, तो मेरा एडवांटेज ये है कि मैं बहुत सारा सक्सेस बच्चे को भी देखा हूँ जो निकला, और कई सारा फेलियर को भी देखा हूँ, और वो फिर बताते हैं कि सर मेरा 2 नंबर से नहीं हो पाया, 3 नंबर से नहीं हो, आपने क्या गलती, सर इस तरह का ना, इस तरह क्वेश्चन में गलती हो जाता है, सर मुझे लगा था इसका यूनिट ये रहा, तो वो चीज लगता कि अच्छा ये चीज हो रहा है, और ये कई सारे स्टूडेंट जब बोलते हैं तो लगता अच्छा यानी इस वाले बच्चे में यहाँ पे फंसते हैं, तो पहले रेक्टिफाई कर देते हैं, तो आप चीज उसको पहले से उसमें ज्यादा ध्यान दोगे। अच्छा, अब एक रिलेशन इसका जान लो, और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जान लो। वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, देखो समझो,
अगर मैं बात करता हूं यहां पे देख लेता हूं कि आरटीएच यहां पे देखना और बी का बात करते हैं। तो मैंने कहा आरटीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा ये तो पता है ना कि जैसे यहाँ पे है आरटीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इज इक्वल टू है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले बी अपन के है। तो आरटीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है। मतलब अगर बी मेरा बढ़ेगा, ध्यान देना, तो मेरा आरटीएच भी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो आरटीएच भी बढ़ेगा। ये चीज क्लियर है कि सर अगर मेरा थिकनेस जो है, चौड़ाई जो है वो अगर बढ़ेगा तो जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। अच्छा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस का मतलब सर अगर थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो मेरा क्यू घटेगा, तो ये मेरा क्यू क्या होगा, घटेगा। ये तो आप समझ सकते हो, क्यू मेरा घटेगा। तो सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है ना। क्यों, देखो यहां से इस तरह का रिलेशन बनाया गया है कि पहले बात करा गया इसके साथ इसका, तो आरटीएच इज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और अगर मैं बात करूंगा यहां पे कि देखो ध्यान से आरटीएच है, तो आरटीएच देखो क्यू के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली है। तो आरटीएच का अगर मैं क्यू की बात करूं तो इनवर्सली है, राइट। तो यानी कुल मिला के क्या समझ आया कि आरटीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। यानी कि अगर मेरा विड्थ बढ़ रहा या आरटीएच बढ़ रहा तो क्यू घटेगा, या फिर मेरा हीट ट्रांसफर रेट अगर बढ़ रहा है तो विड्थ उसका घट रहा तब जाके। और ये कतई मत समझना एरिया से मत करना, क्योंकि एरिया से भी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि क्यू जो होता है ना एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्यू जो होता है विड्थ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विड्थ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और क्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरटीएच भी होता है। तो मैंने चलो आरटीएच तो समझ गए, इन दोनों का समझ लो, इन दोनों का। सबको लगता है कि एरिया और विड्थ एक जैसा है, कि अगर मान लो एरिया घट रहा है ना, विड्थ घट रहा है, तो ये आपका बढ़ रहा है तो इसके साथ भी सेम होगा। नहीं, ये डायरेक्टली देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एरिया कौन सा लेके चलते हैं, दिस इज दी एरिया। समझना ये पूरा ये ना, ये मैं इसको शेडो कर रहा हूं पूरा, ये पूरा का पूरा क्या, दिस इज माई एरिया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इस वाले को लेकर नहीं चलेंगे, मैं इस वाले लेके चलूंगा। दिस इज दी एरिया, ये एरिया। तो एरिया जितना ज्यादा फैलेगा ना वो जल्दी हीट को बाहर करेगा, जल्दी हीट को बाहर करेगा, राइट। लेकिन अगर विड्थ जो है ना ये अगर बढ़ रहा है, दिस ये अगर बढ़ रहा है तो फिर हीट ट्रांसफर रेट घटेगा। क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग स्लोप में आता है और आपका हीट ट्रांसफर रेट घटेगा। चौड़ाई है ना, हीट को आने में टाइम लगेगा ना भाई साहब, हीट को आने में। यानी कि अगर आप मेरा बात समझना, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं कि मुझे एक कोई मान लेते हैं, जैसे कि आप खाना से समझ लो ना, सिंपल सा कहानी है। खाना अगर मम्मी दे दी और ऐसे चढ़ा के रख दी, तो चढ़ा के रख दी ना, तो सोचो ये क्या हो, इसका चौड़ाई बढ़ गया, विड्थ इसका बेसिकली बढ़ गया। देखो कितना एग्जांपल है ना, तो ये क्या हो गया, इसका बी जो है ना बढ़ गया, तो बी बढ़ गया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, यानी कि बी बढ़ाना तो आपका क्यू जो है घट जाएगा, ठंडा होने में चावल लेट लगेगा। तो आप क्या करते हो, उसको फैला देते हो, जैसे फैला दिए ना, तो फैला दिए तो क्या होगा, क्यू बढ़ गया। क्यों, एरिया आपने बड़ा कर दिया, एरिया आप क्या कर दिए, बड़ा कर दिए। एरिया बड़ा कर दिए, एरिया बड़ा कर दिया तो आपका बढ़ गया, लेकिन थिकनेस नहीं। तो आप मेरे को एक, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, मैं देखता हूं कितना बच्चा रिप्लाई करना चाहेगा। मान लो मुझे एक मेरा प्लेट दिया है, प्लेट इस तरह का है ना, ऐसा कोई मेरा प्लेट है, ऐसा कोई थिकनेस का प्लेट है, और ये है मेरा आयरन का, लोहा का। इसको मुझे ना जल्दी ठंडा करना, मान लो इसको हम लोग चूल्हा में डाल दिए थे, फर्नेस में डाल दिए थे, और गर्मा गर्म लाल हो गया है, लाल हो गया है। और चलो मैं और नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप उसको पकड़ लोगे करेक्ट आंसर, मुझे पता फिर भी बोल दोगे। अब मुझे इसको ठंडा करना है, तो ठंडा करने के लिए बताओ बेस्ट तरीका क्या रहेगा, इसका विड्थ का बताओ और एरिया का बताओ। एरिया ज्यादा कम रखेंगे और विड्थ के बेसिस पे रिलेशन बताओ कि कौन ज्यादा कौन कम रखने से मुझे जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। क्या एरिया ज्यादा रख के विड्थ को कम रखेंगे तब, या विड्थ को कम रख के एरिया ज्यादा रखेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हो इसको पतला या मोटा लेके चलेंगे, इसको मोटा लेंगे या पतला लेंगे, और एरिया को कम लेंगे या ज्यादा लेंगे। आप डायरेक्ट ये बोलो कि मोटा और ज्यादा एरिया वाला, या पतला और ज्यादा एरिया वाला, है ना, या फिर मोटा और कम एरिया वाला, या पतला और ज्यादा एरिया वाला, इस तरह से बताओ तो देखते हैं। ठीक है, करेक्ट है डियर। और मोटाई पतलाई बोलो, विड्थ का बताओ। ठीक है, हो एरिया कम क्यों डियर, एरिया इंक्रीज करेंगे, ठीक है। एंड यस, थीन, यस, मोटा मोटा सब बोले जा रहा है। मोटा कैसे डियर, अभी मैंने कहा कि चावल का प्लेट को मोटा कर देते हैं तो वो चीज फिर ठंडा मतलब होने में टाइम लगता है। आप फैलाओगे ना, आप खुद समझो ना मेरे बाबा, कि अगर मैं इतना इस तरह थिकनेस का दूंगा, ऐसा थिकनेस का मेरे पास एक है इस तरह से, ओहो, अगर मैं बोलूंगा आपके पास इस तरह से दो में आयरन का रड दिया, एक रड जो है इस तरह का है, रड नहीं है मतलब, हाँ रड नहीं है, रड तो आपका सर्कुलर हो जाएगा कुछ इस तरह रेक्टेंगल का। एक हो गया ये रड है,
ये आपका पहला रड है, और दूसरा अगर मैं कोई रेक्टेंगुलर आपका रड, आपका आयरन है, रेक्टेंगुलर आयरन है, वो आपका कुछ ऐसा है, एकदम पतला सा है। खुद बोलो कौन जल्दी ठंडा होगा, खुद सोचो। और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, क्या है मेरा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो ये भी एक आयरन है, ये पतला है, ये क्या है मेरा, पतला है, और इसका एरिया जो है ना वो ज़्यादा है। और ये क्या है, इसका एरिया अगर बात करा जाए, एरिया जो है वो कम है और मोटा है, तो कौन जल्दी ठंडा होगा सर, एरिया मोर, वेरी नाइस, एंड थिकनेस लेस। ये सिंपल सा लॉजिक है। पतला लोगे ना, पतला लोगे तो जल्दी हीट मेरा निकल जाएगा, क्योंकि पतला करोगे, क्योंकि देखो यही, ये अगर मान लेते 1 kg का था, इसी को, ये भी 1 kg का आयरन था और ये भी 1 kg का आयरन था, इसी को पीट के अगर फैला दिए ना तो जल्दी मेरा हो जाएगा ठंडा। होता नहीं भाई, मोटा अगर कोई चादरा है, मोटा चादरा है तो उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, लेकिन पतला पतला सीट है तो जल्दी हो जाएगा। बात वही है, एरिया बड़ा है, पतला है, हो गया जल्दी ठंडा, मोटा, बस सिंपल। ये तो आप लोग देखते होंगे रियल लाइफ में, ये तो रियल लाइफ में आप लोग देखते होंगे। सर हम यही कंफ्यूजन हो रहे हैं कि जब Q को इनवर्स तो dx, हो आप लोग यहां से लेके चले हैं कि सर ये QX माइनस क्यू, QX यहाँ पे प्लस लेके चले, मतलब कुछ यहाँ पे, ओहो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि सर ये छोटा सा जो थिकनेस लेके चले हैं, इधर हम लोग लेके चले QX, और इस डायरेक्शन में जब स्लोप नेगेटिव स्लोप आएगा तो सर यहाँ पे आ जाना चाहिए मेरा QX माइनस DX, यही बोल रहे हो भाई साहब। ये माइनस में आप ऐड कर लेना ना, यहाँ पे चेंज बताया गया, आप समझे नहीं। QX है और इसमें चेंज हुआ प्लस, प्लस का मतलब है कुछ ऐड हो गया है। ऐड क्या हुआ, ये QX बेसिकली चेंज दिखा रहा है, DX बेसिकली चेंज दिखा रहा है। अब ये DX मेरा नेगेटिव ही होगा, लेकिन चेंज तो कुछ हुआ ना, अभी नेगेटिव कर देंगे, घट गया। बात समझ आया, हाँ तो वही वाला बात है ना, समझ गए। ये प्लस मतलब यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ को, ऐड। अब ये तो ये भी करोगे ना कि 10 माइनस 8, तो आपने कुछ यहाँ पे बोल सकते ना कि 10 में मैंने प्लस ऐड करा माइनस 8 को, तो इसलिए वो प्लस लिख दिया गया है। अब ये DX वैल्यू जो भी आएगा नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव होगा ही। जी समझ गए ना, वो तो मैं आपको बताया था एक बारी, बट कोई नहीं, समझ गए कहानी। लेकिन फिलहाल अभी इक्वेशन लिख रहे, ये थोड़ा ना मान के चल रहे कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं बस वैल्यू ले रहा हूं ना। अब जो आएगा उसको वैल्यू पुट कर देना, माइनस हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। चलो तो ये हो गया आपका कहानी, यहां तक ये समझ गए, ये वाला समझ गए, यहां तक ये समझ गए। हाँ इसलिए देखो लास्ट में क्या लिखा गया है कि मोर विड्थ, मोर दी विड्थ, अगर उसका विड्थ ज्यादा होगा ऑफ द स्लैब, है ना, मोर विल बी दी थर्मल रेजिस्टेंस, समझ गए, एंड लेसर विल बी दी हीट। वही कहानी है कि अगर ये बढ़ते जाएगा तो आपका ये भी बढ़ेगा, और लेसर विल बी दी हीट ट्रांसफर, लेसर विल बी दी हीट ट्रांसफर। चलो तो ये रहा आज का क्लास। अब आप लोग प्लीज, मैं आप लोग से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज जो मैं पढ़ाया हूं आज तक थ्योरी, ये आप लोग ना कल अच्छे से देख के आना, ये सारे चीज़ों को पढ़ के आना। कल मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, कल मैं न्यूमेरिकल कुछ करवाऊंगा, अच्छा अच्छा रहेगा, आप कर लोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से करो, आप लोग खुद से करो न्यूमेरिकल। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग को जो है वो आपको देख के आना है।